अध्याय 321 बिखरा हुआ डेंटियन। जब उसकी 7वीं लेवल की तलवार की मंशा से उसे बढ़ाया गया तो हरी ऊर्जा वाली तलवारें ऐसी लग रही थीं मानो वे भौतिक हों। उनमें मौजूद भयानक ऊर्जा के कारण मोकिंग्यू के आसपास का स्थान लगातार कांप रहा था, मानो वह किसी भी क्षण टुकड़ों में फट जाएगा। अधोलोक, शैतानी क्षेत्र और दानव क्षेत्र से आए लोगों के चेहरे के भाव बदल गए जब उन्होंने यह दृश्य देखा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मनुष्यों के बीच ऐसा दुर्जय विशेषज्ञ मौजूद है। मोके और हुन यू के चेहरे पर अत्यंत शांति थी और उनकी आंखों की गहराई में केवल एक गंभीर और उदास भाव था। यांग ये की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई क्योंकि मो किंग यू की ताकत वाकई बहुत भयानक थी। उसकी वर्तमान स्थिति का तो जिक्र ही न करें, वह इस कीमत पर भी उसे हरा नहीं सकता था। इस तथ्य के साथ कि वह अभी मो के द्वारा बुरी तरह घायल हुआ था, वह उसके हमले का विरोध कैसे कर सकता था। मैं अभी भी अंत में बहुत कमजोर हूं। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया और फिर उसने अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। टकराना। एक हल्का धमाका हुआ जब यांग यी की दाहिनी आस्तीन फट गई और उसका हाथ दिखाई दिया, जो नसों से ढका हुआ था और कीड़े की तरह उसके पूरे हाथ में फैल गया था। इस समय उसे यह करना ही था, भले ही वह ऐसा न कर सके। ठीक इसी समय मोकिंग्यू के सामने तैर रही 100 हरी ऊर्जा तलवारें अचानक से हिलना बंद हो गईं। अगले ही पल वे तेजी से प्रकाश की 100 किरणों में बदल गईं जो विस्फोटक रूप से आगे की ओर बढ़ीं। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब वह कोई कदम उठाने वाला था तो अचानक ऊर्जा तलवारें आपस में मिलकर एक हो गईं और वे विस्फोटक रूप से तेज भी हो गईं। यह एक पल में उसके सामने आ गई और इससे पहले कि वह जवाबी हमला कर पाता, इसने उसकी छाती में छुरा घोंप दिया। हरी ऊर्जा तलवार एक पल के लिए रुकी और फिर सीधे उसकी छाती में जा घुसी। यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोली जबकि उसका शरीर उसी जगह अकड़ गया। हालांकि मोकिंग्यू अचानक मौके पर ही गायब हो गई और एक हिंसक तूफान ने आसपास की ओर वार किया क्योंकि वह तुरंत यांग ये के सामने पहुंच गई। उसके बाद उसने यांग ये के डेंटियन में एक हरे रंग की ऊर्जा वाली तलवार घुसा दी और फिर उसे घुमा दिया। यांग ये के डेंटियन में उसकी तलवार की मंशा भड़क उठी और इसने तुरंत यांग ये के डेंटियन को टुकड़ों में काट दिया। तो तथाकथित तलवार सम्राट वास्तव में बहुत कमजोर है। मोकिंग्यू ने यांग ये को देखते हुए अपना सिर हिलाया और फिर उसका चेहरा चमक उठा और वह वापस वहीं आ गई जहां वह पहले खड़ी थी। उसके बाद उसने जियाओ युक्सी को देखा जिसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव था और उसने कहा, अगर तुम अपने छोटे प्रेमी का बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें पता है कि मुझे कहां ढूंढना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी तलवार पर एक प्रकाश की किरण चमक उठी। मोके ने यांग ये के डेंटियन की तरफ देखा और वहां एक बहुत बड़ा मुट्ठी के आकार का छेद था। मोके ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने समूह को शैतान की दौड़ से दूर ले गया। चूंकि उसका डेंटियन टूट चुका था, इसलिए यांग ये अगर बच भी गया तो भी अपंग ही रहेगा। इसलिए मोके स्वाभाविक रूप से अपन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा क्योंकि यह अपमानजनक था। हुन यू ने यांग ये को देखा और उसकी आंखों में झिझक की एक झलक दिखाई दी। यांग ये एक तलवार साधक था और वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने छठे स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया था। इसलिए अगर हुन यू यांग ये की आत्मा को निगलने में सक्षम था तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन इस तरह वह निश्चित रूप से बगल में सफेद बालों वाली महिला के क्रोध को भड़काएगा। वह स्वाभाविक रूप से सफेद बालों वाली महिला से नहीं डरता था, लेकिन उसके कम से कम 30% अन्य साथी शायद लड़ाई के दौरान मर जाते। इसलिए जब उसने यहां तक सोचा तो हुन यू ने यांग ये और शियाओ युक्सी पर ठंडी नजर डाली और फिर उसने समूह को नीचे के क्षेत्र से दूर ले गया। अचानक जियाओ युक्सी यांग ये के सामने प्रकट हुई, जिसकी आंखें बंद थीं और उसकी आंखें थोड़ी खाली थीं क्योंकि वह यांग ये की छाती पर 2 छेदों को देख रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने पहले हाथ बढ़ाने से मना कर दिया था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मोकिंग्यू जो विंड इंटेंट को समझ गया था, वह वास्तव में बहुत तेज था और मोकिंग्यू इतनी तेज थी कि उसके पास मोकिंग्यू को रोकने का समय नहीं था। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जियाओ युशी ने ये शब्द बोलते ही पलटकर जाने का इरादा किया। हालांकि ठीक इसी समय एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया और इससे उसका शरीर अकड़ गया। उसके बाद वह तेजी से पलटकर यांग ये को देखने लगी जिसने अपनी आंखें खोली थीं और उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तुम अभी भी जिंदा हो। यांग ये स्वाभाविक रूप से अभी भी जीवित था। अगर मोकिंग्यू ने दूसरा हमला नहीं किया होता तो वह वास्तव में मर जाता, क्योंकि यांग ये अंत में देवता नहीं था। हालांकि मोकिंग्यू ने अपने पहले हमले के बाद दूसरा हमला किया था और उसने उसके डेंटियन को अपंग कर दिया था। हाँ, वह अभी भी जीवित था क्योंकि उसका डेंटियन नष्ट हो गया था। उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन जिस समय उसका डेंटियन नष्ट हुआ, वह छोटा भंवर जो अब तक शांत था, अचानक फैल गया और फिर एक धमाके के साथ फट गया। इसके बाद वह वहीं दिखाई दिया जहां उसका डेंटियन हुआ करता था। नहीं, यह कहना चाहिए कि वह स्थान जहां उसका डेंटियन हुआ करता था उस छोटे भंवर के भीतर की दुनिया में बदल गया था। सरल शब्दों में कहें तो वह छोटा भंवर उसका दांटियन बन गया था।
जब वह छोटा भंवर उसका डेंटियन बन गया तो उसके अंदर की सुनहरी गहन ऊर्जा उसके शरीर में एक धार की तरह बहने लगी, और सुनहरी गहन ऊर्जा की पुनर्योजी क्षमता ने उसकी छाती पर लगी चोटों से तुरंत खून बहना बंद कर दिया। इसके अलावा वे खतरनाक गति से ठीक होने लगे। यही कारण था कि वह बच गया था। इसके अलावा जब उसके पूरे शरीर में स्वर्णिम गहन ऊर्जा प्रवाहित हुई तो यांग ये की साधना रॉकेट की तरह सुधर गई, और वह तुरंत ही राजा क्षेत्र के 5वें रैंक से 9वें रैंक पर पहुंच गया। वह एक पल में 4 रैंक आगे बढ़ गया। यह तो यहीं खत्म नहीं हुआ। जब वह राजा दायरे के 9वें रैंक पर पहुंचा तो उसके छोटे भंवर के भीतर सोने की गहन ऊर्जा धीरे धीरे हल्के बैंगनी रंग में बदलने लगी थी। इसके अलावा यांग ये यह देखकर सुखद आश्चर्यचकित था कि डार्क बीस्ट्स के अलावा उसके छोटे भंवर के भीतर सभी अन्य खजानों में वास्तव में जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। 36 निम्न श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की तलवारें सर्वोच्च उच्च श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की तलवारों में परिवर्तित हो गई थीं। आइसिसोल फल और वर्मिलियन स्पिरिट फल के पेड़ वास्तव में 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक बढ़ गए थे, और पेड़ छोटे आइसिसोल फलों और वर्मिलियन स्पिरिट फलों से घनी तरह से ढके हुए थे। बेशक यांग यी और भी ज्यादा हैरान था क्योंकि वास्तव में गहन ऊर्जा के कुंड के ऊपर एक दरवाजा दिखाई दिया था। हालांकि दरवाजा कसकर बंद था। इस अचानक और अप्रत्याशित परिवर्तन ने यांग ये को पूरी तरह से चौंका दिया था। बेशक वह अपने सदमे से उबरने के बाद बहुत खुश था, क्योंकि उसने एक चीज नोटिस की थी, और वह यह थी कि वह गहन ऊर्जा के कुंड के भीतर हल्के बैंगनी गहन ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। गहन ऊर्जा से भरा पूरा कुंड। यांग ये का मानना कि एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी मात्रा में उसकी तुलना नहीं कर सकता। अब से वह बिना किसी प्रतिबंध के गहन ऊर्जा का उपयोग कर सकता था, और उसे इसके सूखने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यांग ये ने अपने दिल में उमड़ी हुई खुशी को दबा लिया और अपनी आंखें खोली, तभी उसे शियाओ यूशी की आवाज सुनाई दी, और इससे उसका दिल तुरंत गर्मजोशी से भर गया। जब उसने देखा कि शियाओ यूशी ने पलटकर उससे बदला लेने का इरादा किया है, तो यांग ये ने जल्दी से उसे रोक दिया, क्योंकि बदला तो लेना ही था, लेकिन उसे ही यह करना था। जियाओ यूशी ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने देखा कि यांग ये ठीक है, और फिर उसने अपना संयम बनाए रखा और यांग ये की पकड़ से अपना हाथ खींच लिया। उसके बाद उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, यह अच्छा है कि तुम ठीक हो। धन्यवाद। यांग ये ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा और गंभीर भाव से बोला, अगर यह महिला न होती जिसने मोके और हुन यू को डरा दिया था, तो वह निश्चित रूप से मर जाता, भले ही छोटे भंवर में परिवर्तन हो गया हो, क्योंकि वह अभी भी गंभीर रूप से घायल अवस्था में था। जियाओ यूशी ने यांग ये की नजरों से नजरें नहीं मिलाईं। उसकी नजर जमीन पर थी, और उसने थोड़ी देर बाद कहा, मैं महसूस कर पा रही हूं कि तुम्हारी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ गई। तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी हमेशा अच्छी गति नहीं होती। कभी कभी अगर तुम्हारी साधना बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन तुम्हारी मानसिक स्थिति उसके साथ तालमेल नहीं रख पाती, तो यह बेकार है। यांग ये ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझता था, हालांकि यह उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर था। अब वह बस इतना कर सकता था कि अपनी वर्तमान साधना के क्षेत्र में अभ्यस्त होने की पूरी कोशिश करे और अपनी मानसिक स्थिति को संभालने दे। अन्यथा वह राजा क्षेत्र के 9वें रैंक पर एक कमजोर और हीन प्रमार्थर होगा। जियाओ युक्सी ने अचानक पूछा, इसके बाद आप क्या करने का इरादा रखते हैं? यांग ये यह सुनकर दंग रह गया, और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने कहा, मुझे स्वाभाविक रूप से उनसे बदला लेना होगा। मैं उन 2 हमलों को बिना किसी कारण के नहीं झेल सकता। जियाओ यूशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कल पाताल लोक के देवता का मकबरा खुलेगा, और इसके अंदर की आत्माएं यहाँ की आत्माओं से कहीं ज्यादा शुद्ध हैं। इसके अलावा इतने सालों पहले पाताल लोक के देवता द्वारा छोड़े गए कई खजाने मकबरे में मौजूद हैं। इसे मिस करना दुख की बात होगी। इसके अलावा भले ही आपकी ताकत में बहुत सुधार हुआ हो, लेकिन आप शायद अभी भी मोके, हुन यू और मोकिंग यू को मारने में असमर्थ हैं। उनकी ताकत आपने जो देखी है उससे कहीं ज्यादा है। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप पहले अपनी ताकत सुधारें। यांग ये चुप हो गया। कहने की जरूरत नहीं है, जियाओ युक्सी ने वाकई समझदारी दिखाई। भले ही उसकी ताकत में अभी बहुत सुधार हुआ था, लेकिन अब उनके लिए उन्हें मारना स्पष्ट रूप से असंभव था। जब तक कि वह प्रबुद्ध तलवार दिल और नेदर घोस्ट फ्लेम का उपयोग न करे, अन्यथा उनके खिलाफ उसका कोई फायदा नहीं था। नर्क की भूत ज्वाला। यांग ये की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब उसने इसके बारे में सोचा, क्योंकि अभी उसे एहसास हुआ था कि उसने छोटे भंवर के भीतर छोटी सी ज्वाला को अनदेखा कर दिया था। यांग ये को अपने बगल में शियाओ युक्सी की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपनी हथेली खोली और अपने दिल में एक आदेश जारी किया, और फिर एक हल्की सी आवाज गूंजी और अचानक उसकी हथेली के बीच में एक लौकी किरण दिखाई दी। जियाओ यूशी ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं, और फिर वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गई और उसने अपना दाहिना हाथ अपनी कृपाण की मूठ पर रख लिया। उसने कहा, यह क्या है? यांग ये मुस्कुराया और कहा, नीदर घोस्ट फ्लेम। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने नेदर घोस्ट फ्लेम को देखा।
उसे आश्चर्य हुआ कि उसमें भी परिवर्तन हुआ था, क्योंकि भयावह सफेद रंग की लौ अब शुद्ध सफेद रंग की हो गई थी। इसके अलावा यह पहले से बहुत बड़ी हो गई थी और 2 वयस्क उंगलियों के आकार की हो गई थी। नी द घोस्ट फ्लेम, जियो युक्सी ने आश्चर्य से कहा। कैसे? आपके पास ऐसा खजाना कैसे हो सकता है? अपनी पृष्ठभूमि और ज्ञान के साथ, वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि नेदर घोस्ट फ्लेम क्या है। यह बिल्कुल इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि वह चौंक गई थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यांग ये केवल राजा दायरे में था, यहाँ तक एक आत्मा दायरे विशेषज्ञ या एक साथ दायरे विशेषज्ञ के लिए भी स्वर्ग और पृथ्वी के ऐसे खजाने को वश में करना असंभव होगा। ठीक इसी समय यांग ये की हथेली पर मौजूद नेदर घोस्ट फ्लेम अचानक चमक उठी और यांग ये के भंवर डेंटियन में प्रवेश कर गई। उसके बाद यह गहन ऊर्जा के कुंड में चली गई और यांग ये पर कोई ध्यान नहीं दिया। चून की छोटा साथी चला गया था, इसलिए नेदर घोस्ट फ्लेम छोटे भंवर के भीतर सबसे मजबूत था, इसलिए इसने स्वाभाविक रूप से गहन ऊर्जा के कुंड पर कब्जा कर लिया। यह मुझे एक वरिष्ठ ने दिया था, यांग ये ने कहा। शुरू में यह मेरे साथ आने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं इसे भगा भी दूं तो भी यह नहीं जाएगा। हाहा, वास्तव में नेदर घोस्ट फ्लेम शायद जाने से इनकार कर देगा, भले ही यांग ये उसे भगा दे। आखिरकार छोटा भंवर एक अस्तित्व था जो नेदर घोस्ट फ्लेम को बढ़ने में मदद कर सकता था। जियाओ युक्सी ने अचानक कहा, तुम बहुत रहस्यमय हो। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, है ना? यांग ये ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जियाओ युक्सी ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, नीदर गॉड की कब्र खुलने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। चलो चलें। अध्याय 322 नरक का टिकट। नेदर गॉड का मकबरा जमीन के नीचे नहीं था, बल्कि सतह पर था। मकबरा बहुत बड़ा था और हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसे मकबरा कहने के बजाय कोई इसे एक छोटा शहर कह सकता है। जब यांग ये और शियाओ युक्सी यहाँ पहुंचे, तो यह लोगों के सागर से भर गया था। यहाँ मनुष्यों की संख्या सबसे अधिक थी और उनकी संख्या 10,000 से अधिक थी, जबकि शेष लोग अधोलोक, शैतानी क्षेत्र और राक्षसी क्षेत्र से थे। अधोलोक के देवता के मकबरे में न केवल आत्माएं थीं जिनका उपयोग किसी की अपनी आत्मा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता था, बल्कि अधोलोक के देवता द्वारा छोड़े गए खजाने भी यहाँ थे। तो वे इस सब से कैसे मोहित नहीं हो सकते थे? यांग यी को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने हुन यू और मोके को नहीं देखा था। इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग भी यहाँ नहीं थे। यांग यी ने अपना सिर हिलाया और कब्र के प्रवेश द्वार की ओर देखा क्योंकि वहां एक 300 मीटर ऊंचा कब्र का पत्थर था और उस पर कुछ बड़े शब्द लिखे थे, मार्शल भगवान के बिना समय अंधकार में होगा। यांग ये ने जियाओ युक्सी से पूछा, जब वह कब्र के पत्थर को देख रहा था। इसका क्या मतलब है? जियाओ युक्सी ने उस पर नजर डाली और कहा, इसका मतलब है कि अगर मार्शल भगवान दुनिया में प्रकट नहीं होते हैं, तो दुनिया नर्क के भगवान की होगी। यहाँ ऐसे शब्द क्यों होंगे? क्योंकि नर्क के भगवान को उस युग के मार्शल भगवान ने मार दिया था। उस युग का मार्शल गॉड। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। मार्शल गॉड शब्द सुनते ही उसे युआन टोंग की याद आ गई। युआन टोंग को कभी अर्ध मार्शल गॉड कहा जाता था। हालांकि यह अतीत की बात थी और यांग ये को नहीं पता था कि युआन टोंग अब कैसा है। जियाओ युक्सी ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में श्रद्धा प्रकट हुई जब उसने कहा, उस युग का मार्शल भगवान वास्तव में दुनिया में बेजोड़ था और एक सच्चा प्रतिभाशाली था। क्योंकि उस मार्शल भगवान ने 13 इरादों को समझा था और उसने उनमें से हर एक को उनकी सीमाओं तक विकसित किया था। इसलिए यहाँ तक कि नर्क का भगवान जिसने संत क्षेत्र प्राप्त कर लिया था और जिसके पास व्यवहारिक रूप से अमर शरीर और आत्मा थी, फिर भी उसके हाथों मर गया था। 13 इरादे। यांग ये चौंक गया और बोला, वह इतना उत्कृष्ट था। अगर वह मार्शल भगवान नहीं था तो उसे मार्शल भगवान कैसे कहा जा सकता है? जियाओ युक्सी ने कहा, अनादिकाल से दुनिया मार्शल भगवान के सामने झुकती रही है। हाँ, एक अपवाद था और यह दक्षिणी क्षेत्र के तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के युग के दौरान था। उस युग का मार्शल भगवान उससे हार गया। इसके अलावा जब तक कोई मार्शल भगवान दुनिया में उभरा, तब तक मार्शल भगवान पूरी दुनिया में सर्वोच्च शासन करेंगे। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज। यांग ये चुप हो गया। यह पहली बार नहीं था जब उसने तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज के बारे में सुना था। वह कितना उत्कृष्ट था। 10,000 साल बीत जाने के बाद भी अनगिनत लोग उसके प्रति श्रद्धा महसूस करते हैं। आखिरकार एल्दम्यू जैसे दुर्जेय व्यक्ति ने भी तलवार संप्रदाय के पूर्वज के बारे में बात करते समय श्रद्धा का एक अंश प्रकट किया था। वह दुनिया के सभी तलवार साधकों के दिल में एक भगवान की तरह है। जियाओ युक्सी ने कहा, क्योंकि उसने उस युग के मार्शल भगवान को हराया था। आखिरकार उससे पहले के तलवार सम्राटों ने तलवार सम्राटों और उनके प्राकृतिक दुश्मनों मार्शल देवताओं के बीच लड़ाई में व्यवहारिक रूप से हमेशा हार का सामना किया था। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में पूरी दुनिया में अजेय और मृत्यु में युगों युगों तक प्रसिद्ध। हाहा, पुरुषों को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जियो युक्सी ने यांग ये की ओर देखा और फिर चुप हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1 घंटा ऐसे ही बीत गया।
जब सूरज की आखिरी किरण दुनिया से गायब हो गई तो आसमान अचानक काला हो गया। उसके बाद हवा के झोंके से ठंडी हवा का एक झोंका आया जिसने आसपास के सभी लोगों के चेहरे बदल दिए। इसके बाद धीरे धीरे जमीन टूटने लगी और काली गैस की अनगिनत किस्में जमीन से बाहर निकलने लगीं। सावधान रहो, यह मृत्यु ऊर्जा है जो जीवन शक्ति को नष्ट कर सकती है। इसे अपने शरीर के संपर्क में न आने दो। अचानक किसी ने चिल्लाया। एक पल में अधोलोक से आए समूह के अलावा सभी ने जल्दी से काली गैस से बचना शुरू कर दिया और उन्होंने इसे अपने शरीर के संपर्क में आने की हिम्मत नहीं की। हालांकि क्योंकि यह वास्तव में बहुत ज्यादा था, फिर भी अनगिनत लोग थे जिनके शरीर पर काली गैस ने हमला किया था। एक पल में वे सभी जो काली गैस के संपर्क में आए तुरंत सूखी लाशों में बदल गए। इसके सामने गहन ऊर्जा भी बेकार है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं अब वहां नहीं जा रहा हूं, मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, मुझे बचाओ। पूरे परिवेश में अनगिनत चीखें गूंज उठीं। यांग ये ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भौहें तन गईं और फिर उसने अपनी उंगली से झटका मारा जिससे तलवार की क्यूई की एक धार विस्फोटक रूप से आगे बढ़ी और उसके सामने काली गैस की धार को पाउडर में बदल दिया। उसके बाद उसने कहा, आखिर यह क्या है? इसके खिलाफ गहन ऊर्जा बेकार क्यों है? उसने अतीत में इस काली गैस को देखा था क्योंकि लुओजू ने अतीत में उसे घायल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अगर उसके पास छोटा भंवर नहीं होता तो वह शायद उस समय एक सूखी लाश बन गया होता। इसलिए यांगे को उस घटना को याद करने पर डर की लहर महसूस हुई। यह मृत्यु ऊर्जा है। जियाओ युशी की आंखों में एक गंभीर भाव था और उसने कहा, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर की आत्मा, ऊर्जा और सार से स्वाभाविक रूप से बनती है और व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो जाती है। यह मृत्यु ऊर्जा किसी के शरीर की जीवन शक्ति को नष्ट कर सकती है, इसलिए आपको इसे अपने संपर्क में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए, अन्यथा इससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। यांग ये ने सिर हिलाया। अचानक उसने अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा। उसने देखा कि अधोलोक के सदस्य वास्तव में घूम रहे थे और मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, जिसके बारे में सुनकर ही अन्य लोग डर से कांप उठते थे। यांग ये ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, वे ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके शरीर में बिल्कुल भी जीवन शक्ति नहीं है। जियाओ युक्सी ने धीमी आवाज में कहा, मृत्यु ऊर्जा हमारे लिए बेहद हानिकारक है, लेकिन यह यहाँ की आत्माओं की तरह ही है और उनके लिए बहुत फायदेमंद है। याद रखें कि अधोलोक की तुलना दानव जाति और शैतान जाति से नहीं की जा सकती। वे बहुत रहस्यमय हैं, इसलिए भविष्य में जब आप उनसे लड़ेंगे तो आपको सावधान रहना होगा। यांग ये ने सिर हिलाया। निचली जाति के हमले का तरीका वाकई बहुत अजीब था। उसके खिलाफ सावधानी बरतना असंभव था, इसलिए उसे सावधान रहना था और बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना था। नर्क क्षेत्र के सदस्यों ने धीरे धीरे केवल मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया। उन्होंने मानव प्रगाढ़ लोगों के खिलाफ भी काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये मानव प्रगाढ़ लोग मृत्यु ऊर्जा से डरते थे, इसलिए वे नर्क क्षेत्र के लोगों की तरह निडर होकर नहीं लड़ सकते थे। इसलिए 15 मिनट से भी कम समय में नर्क जाति के हाथों कुछ 100 मानव प्रगाढ़ लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा शैतान जाति के सदस्यों ने मानव जाति पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। इसलिए अधिक से अधिक मनुष्य अधोलोक और शैतान जाति की संयुक्त ताकतों के तहत नष्ट हो रहे थे। कत्लेआम शुरू हो गया था। जियाओ युक्सी ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी भौहें तन गईं और उसने अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऐसा लग रहा था कि वह आगे देखना जारी नहीं रख पा रही थी। दूसरी ओर यांगे का चेहरा शांत था, मानो उसने इस पर ध्यान ही न दिया हो। क्या तुम्हें पता है? यांगे ने अचानक कहा, मैं एक बार प्राचीन डोमेन सिटी के नीचे खड़ा था और उन्हें मेरे साथ शैतान जाति, राक्षस जाति और अधो जाति के सभी लोगों का सफाया करने के लिए आमंत्रित किया था। अगर वे उस समय इतने स्वार्थी नहीं होते तो हम इन सभी लोगों का सफाया कर सकते थे। दुर्भाग्य से एक भी व्यक्ति शहर की दीवार से नीचे नहीं आया। तो अब उन्हें मारे जाने का दोष किसका है? जियाओ युक्सी ने हल्की सी आह भरी और फिर उसने अपनी कृपाण पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। शायद वह इस बार उन्हें बचा सकती थी, लेकिन अगली बार क्या होगा? चूंकि इन मानव गहनज्ञों ने प्राचीन युद्ध के मैदान में आने की हिम्मत की और यहाँ 9वें नर्क में आने की हिम्मत की, तो उन्हें मानसिक रूप से मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। जियाओ युक्सी ने अपना सिर हल्के से हिलाया और कहा, चलो कब्र में प्रवेश करें। यांगे ने अचानक पूछा, हुनयू, मोके और बाकी लोग यहाँ क्यों नहीं आए? ऐसा नहीं है कि वे नहीं आए, बल्कि वे पहले ही अंदर जा चुके हैं। जियाओ युक्सी ने कहा, यह पाताल लोक के देवता के मकबरे का एकमात्र प्रवेश द्वार नहीं है। क्या अंदर जाने के और भी रास्ते हैं? यांग ये हैरान था। जियाओ युक्सी ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। आखिरकार यह मकबरा बाद में अधोलोक और मानव जाति द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास इसमें प्रवेश करने के अपने तरीके हैं। ठीक है, चलो हम भी अंदर चलते हैं। वे शायद अब तक आंतरिक तहखाने में प्रवेश कर चुके होंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियो युक्सी ने अपने पैर की नोक से जमीन को हल्के से थपथपाया और फिर वह तुरंत प्रवेश द्वार की ओर तेजी से भागी।
जब उसने यह देखा तो यांग ये ने झिझकना बंद कर दिया और कब्र में प्रवेश करने का इरादा किया। ठीक इसी समय एक काली छाया अचानक उसके सामने आ गई, इसलिए यांग ये ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार खींची और वार कर दिया। काली छाया ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, यह मैं हूं, लिंग जुन। यांग ये ने यह सुनकर अपना हाथ रोक लिया और फिर उसने ध्यान से काली छाया को देखा। निश्चित रूप से यह काली छाया लिंग जुन थी, जो हथियारों को इकट्ठा करने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में लौट आई थी। यह तुम हो? यांग ये ने अप्रसन्नता से कहा, तुम इतनी चुपचाप क्यों चल रहे हो? लिंग जुन ने आंखें घुमाई। बड़े भाई, मैं एक हत्यारा हूं। अगर मैं चुपचाप नहीं चलता तो क्या मैं अकड़कर चल सकता हूं और शानदार तरीके से प्रवेश कर सकता हूं? लिंग जून का दिल कांप उठा जब उसने यांग ये के हमले को याद किया, जो बिजली की तरह तेज था, क्योंकि उसे लगा कि यांग ये की ताकत फिर से बढ़ गई है। इसके अलावा यह थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसे अभी बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था। आप उन्हें यहाँ लाए हैं? यांग ये ने पूछा। लिंग जुन ने सिर हिलाया और कहा, यह जगह बहुत अव्यवस्थित है, मेरे साथ आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति चमक उठी और वहीं गायब हो गई। यांग ये ने जब यह देखा तो वह जल्दी से लिंग जुन के पीछे गया। 15 मिनट बाद लिंग जून अचानक एक घने जंगल में रुक गया और फिर उसने पीछे मुड़कर यांग ये को देखा जो उसके पीछे था और कहा, यह यहाँ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने हल्के से ताली बजाई और फिर लगभग 200 काली आकृतियां अचानक एक पल में यहाँ प्रकट हुईं। मैंने उन सभी को बुलाया है जिन तक मैं पहुंच सकता था। उनमें से 72 किंग रियल्म हत्यारे हैं और बाकी फर्स्ट हेवन रियल्म में हैं। हालांकि भले ही वे फर्स्ट हेवन रियल्म में हैं, लेकिन उनमें से हर एक ने किंग रियल्म विशेषज्ञों की जान ली है, लिंग जून ने कहा। यांग ये ने सिर हिलाया। जब यांग ये बोलने ही वाला था, तभी एक काली आकृति आगे बढ़ी और यांग ये की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम हमारे लिए जहर निकाल सकते हो? हाँ, यांग ये ने कहा, लेकिन आप सभी को शर्तों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने उन्हें इसके बारे में बता दिया है। लिंग जुन ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। काली आकृति ने अचानक कहा, यहाँ तक एक साल रियल्म विशेषज्ञ भी उस जहर के खिलाफ असहाय है। आप जैसे एक साधारण किंग रियल्म प्रोफेसर हमें जहर से कैसे ठीक कर सकते हैं? मुझे भी तुम पर विश्वास नहीं है। इस बीच एक और अश्वेत व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, ज़ूयू की बात सही है। वह ऐसा कुछ कैसे कर सकता है जो एक साल रियल्म विशेषज्ञ भी नहीं कर सकता? मैं भी उस पर विश्वास नहीं करता। कुछ ही देर में 10 से अधिक अश्वेत व्यक्ति आगे आ गए। ज़ूयू, क्या तुम सभी को संदेह है कि मैंने तुम सभी को धोखा दिया है? इस बीच लिंग जुन ने धीमी आवाज में कहा, इसके अलावा जब तुम सभी को मुझ पर विश्वास नहीं था तो तुम मेरे पीछे यहाँ क्यों आए? लिंग जून, हम तुम्हारे पीछे यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमें लगा कि तुम एक असाधारण विशेषज्ञ से मिल चुके हो। हालांकि हमने कभी नहीं सोचा था कि यह एक साधारण किंग रियल्म प्रोफेसर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जहर से निपटना एक झूठ है और उसके लिए सिर्फ खुद को मौत के घाट उतारना ही इस सब के पीछे की सच्चाई है ना? जू यू ने धीमी आवाज में कहा। लिंग जून कुछ कहना चाहता था, लेकिन यांग ये ने लिंग जून को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और फिर उसने कहा, चूंकि आप सभी मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो चले जाइए। उसमें कुछ भी गलत नहीं था, तो फिर वह उनसे अपने अंदर का जहर निकालने की भीख क्यों मांगेगा? छोड़ो, ज़ूयू ने ठंडी आवाज में कहा, यह इतना आसान कैसे हो सकता है? हम यहाँ आने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करके आए हैं, फिर भी आप हमें ऐसे ही भेजने का इरादा रखते हैं। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह ऐसा है तो मैं आप सभी को कुछ न कुछ दूंगी। क्या? नरक का टिकट। अध्याय 323, जितना संभव हो सके उतने लोगों को मार डालो। हल्की बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर 10 से अधिक सिर हवा में उड़ गए। हर कोई हैरान था। ज़ूयू चौथे दर्जे का किंग रियल्म विशेषज्ञ था। हालांकि वह यांग ये की तलवार के एक भी वार का विरोध करने में सक्षम नहीं था। वास्तव में उसकी ताकत कितनी भयानक है। लिंग जुन और लिंग यिन ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी और डर की झलक देखी, क्योंकि यांग ये की तलवार की गति पहले से ही इतनी तेज थी कि वे उसकी हरकत को साफ साफ नहीं देख पा रहे थे। इतने कम समय में ही उसकी ताकत इतनी जबरदस्त हो गई है। आखिर यह कैसी राक्षसी प्रतिभा है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और उन लोगों को देखा जो हमेशा के लिए पछतावे के साथ मर गए थे। यहाँ पहुंचने पर उसका पहला प्रभाव यह था कि ये लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे और कई लोग तो उसके प्रति शत्रुतापूर्ण भी महसूस करते थे। वह जानता था कि उसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा भले ही वे उसके हाथ में तलवार बन जाएं, बहुत संभावना है कि वे किसी भी समय उस पर हमला कर देंगे। वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कैसे कर सकता था? यह स्वाभाविक रूप से हत्या करके ही था। बेशक उसे हत्या करने के लिए एक कारण और बहाना चाहिए था। सौभाग्य से किसी ने उसे वह दिया जब उसे इसकी आवश्यकता थी। यांग ये ने उन सभी पर नजर डाली और कहा, सबसे पहले मैं आप सभी से यह नहीं कह रही हूं कि आप जिस जहर से पीड़ित हैं उसे दूर करने दें, बल्कि आप सभी मेरी मदद चाहते हैं।
आप सभी को यह याद रखना होगा। इसके अलावा आप सभी को उन शर्तों के बारे में पता होना चाहिए जो मैं आपके शरीर के भीतर के जहर को निकालने के लिए मांग रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे सौदेबाजी करे क्योंकि मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, समझे? अब जो कोई भी यहाँ आने का पछतावा करता है वह अभी जा सकता है। चले जाओ। उनके मुंह के कोने सिकुड़ गए। उनमें से कोई भी उन सिरहीन लाशों को जमीन पर रख कर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यांग ये ने जब किसी को जाते नहीं देखा तो सिर हिलाया और फिर कहा, तो फिर शुरू करते हैं। वे सभी कुछ देर के लिए झिझके और फिर उनमें से एक सबसे पहले आगे बढ़ा। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर नेदर घोस्ट फ्लेम अपनी उंगली के एक झटके के साथ प्रकट हुआ। आह! अचानक एक करुण और तीखी चीख गूंजी और इससे सभी के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए। 4 घंटे बाद यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली जब आखिरी हत्यारे के भीतर का जहर नेदर घोस्ट फ्लेम द्वारा साफ कर दिया गया था। नेदर घोस्ट फ्लेम को नियंत्रित करके उनके शरीर से जहर निकालना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि उसे सावधान रहना था और थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी थी। आखिरकार कोई भी गलती व्यक्ति को राख में बदल सकती थी। यांग ये ने नेदर घोस्ट फ्लेम को दूर रखा और फिर उसने उन्हें देखा। इस पल उन्होंने बिना किसी दिखावटी खुशी का इजहार किया। जहर हटा दिया गया था और इसका मतलब था कि वे अब अपने दुश्मनों के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। भले ही उन्हें अभी भी किसी और के नियंत्रण को सहना पड़ा, लेकिन यह केवल 10 साल के लिए था और यह उनके लिए केवल एक पल था। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और फिर उसकी हथेली में कुछ स्क्रॉल और एक स्थानिक अंगूठी दिखाई दी। उसने उन्हें लिंग जून को दे दिया और फिर उसने कहा, ये स्क्रॉल कुछ पृथ्वी रैंक साधना तकनीक और युद्ध तकनीक हैं, जबकि स्थानिक अंगूठी में 50,000 ऊर्जा पत्थर हैं। अभी तुम्हारा काम मेरे लिए मारना नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत करना और अपनी ताकत में सुधार करना है। भले ही उनकी चाल और हत्या की तकनीक बहुत ही भयानक थी, लेकिन अंत में इन हत्यारों की ताकत बहुत कम थी। खासकर प्राचीन युद्ध के मैदान में जहां सभी राक्षसी प्रतिभाएं इकट्ठी हुई थीं। वर्तमान में प्राचीन युद्ध का मैदान उसके दुश्मनों से भरा हुआ था और इस तथ्य के साथ कि छोटा साथी चला गया था, वह निश्चित रूप से बहुत बुरी स्थिति में होगा यदि उसके पास कुछ दुर्जेय सहायता न हो। इसलिए उसने उन्हें खेती की तकनीक और युद्ध की तकनीक देने में संकोच नहीं किया जो उसने दूसरों से लूटी थी। क्योंकि ये हत्यारे जितने ताकतवर होते, वे उसके लिए उतने ही मददगार होते। लिंग जून अपने हाथ में स्क्रॉल और स्थानिक अंगूठी को देखकर दंग रह गया। क्या वह थोड़ा ज्यादा उदार नहीं है? पृथ्वी रैंक की साधना तकनीक, पृथ्वी रैंक की युद्ध तकनीक और 50,000 ऊर्जा पत्थर। हे भगवान! लिंग जून अब अपना संयम बनाए नहीं रख सका। आसपास के लोग भी दंग रह गए क्योंकि यांग ये की उदारता ने उन्हें वाकई हैरान कर दिया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यांग ये उनसे किसी को मारने या धन संचय करने के लिए उन्हें औजार बनाने के लिए कह सकता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में उन्हें संसाधन देगा और उन्हें खेती करने के लिए कहेगा। यांग ये एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने एक बार फिर अपनी हथेली को पलटा और फिर उसके हाथ में 10 आइसेसोल फल दिखाई दिए। जब आइसेसोल फ्रूट्स यहाँ दिखाई दिए तो बाकी सभी अपना संयम बनाए नहीं रख पाए। यह खास तौर पर लेंग जुन और लेंग यिन के लिए था। वे दोनों यांग ये के हाथ में आइसेसोल फ्रूट्स को स्थिर रूप से देखते रहे जबकि उनके पूरे शरीर कांपने लगे थे। अगर यह यांग ये की ताकत के लिए विचार से बाहर नहीं होता, तो वे शायद यांग ये से इसे छीनने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाते। उन्होंने स्वाभाविक रूप से आइसेसोल फलों को पहचान लिया। यह एक ऐसा फल था जो 10 साल की साधना प्रदान कर सकता था। 10 साल। अगर वे आइसेसोल फलों में से एक खाने में सक्षम थे, तो वे तुरंत राजा क्षेत्र के 9वें रैंक को प्राप्त कर सकते थे। लिंग जुन ने एक चापलूसी भरी मुस्कान प्रकट की और कहा, उफ 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 बॉस, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे अपने निर्देश देने में संकोच न करें। मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूं। हम भी अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। बाकी लोग भी एक साथ बोले। यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। अंत में आइसेसोल फल बहुत बेहतर काम करता है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने उन्हें लेंग जून की ओर फेंक दिया और कहा, तुम और लेंग जून इनमें से एक एक खाओ। बाकी के लिए हर 15 दिन में 2 बांट दो। इसे किसे बांटना है? ठीक है, जो सबसे तेजी से सुधार करता है उसे दे दो। समझे? लिंग जून ने आइसेसोल फ्रूट्स को पकड़ते हुए बार बार सिर हिलाया। इस समय उसकी आंखों में केवल आइसेसोल फ्रूट ही रह गया था। क्या तुम इतनी शर्मनाक हरकतें नहीं कर सकते? यह तो बस एक फल है। क्या तुम्हें ऐसा ही करना है? अगर तुम उनका नेतृत्व अच्छे से करोगे तो तुम जितने चाहो उतने फल ले सकते हो। यांग ये ने कहा, सच सच। लिंग जून ने अपना सिर उठाकर यांग ये की ओर देखा और अविश्वास से बोला। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और फिर उसकी हथेली में 2 और फल दिखाई दिए। उसने उन्हें लिंग जुन की ओर लहराते हुए पूछा, तुम क्या सोचते हो? लिंग जुन ने मुंह में लार भरी और फिर कहा, मैं अब से तुम्हारा पीछा करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिंग जुन ने दूसरों की ओर देखते हुए पलटकर कहा, तुम सब क्या देख रहे हो?
क्या तुमने अपने जीवन में आइसोल फल नहीं देखा है? तुम सब शर्मनाक हो। अब से हम अलग हो रहे हैं। तुम सब अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम सब कौन सी विधियां अपनाते हो, लेकिन राजा क्षेत्र में रहने वालों को कम से कम समय में 5वां रैंक प्राप्त करना चाहिए। भले ही तुम थकावट से मर जाओ, तुम सभी को पहले स्वर्ग क्षेत्र में राजा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा बस खुद को मार डालो। हमारे साधना संसाधनों को बर्बाद मत करो, क्योंकि हम सभी पर बदला लेने के लिए खून का बहुत बड़ा कर्ज है। हाँ, सभी ने एक साथ सिर हिलाया। इन सब से पहले लेंग जून के दिल में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा नहीं थी, और यह इस हद तक भी था कि कुछ लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन वे मूर्ख नहीं थे, और उन्होंने लेंग जून के प्रति यांग ये के रवैये को देखा था। वे जानते थे कि यांग ये लेंग जून के माध्यम से उन्हें नियंत्रित कर रहा था। लेकिन यह ठीक था, क्योंकि यह केवल 10 वर्षों के लिए था। इसके अलावा उन्हें उन 10 वर्षों के दौरान यांग ये जैसे धनी व्यक्ति का समर्थन प्राप्त होगा, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। यांग ये ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं, यांग ये, अपना वचन निभाता हूं। मैं अब से 10 साल बाद तुम्हारी आज़ादी लौटा दूंगा। हालांकि मुझे पहले ही स्पष्ट कर देने की अनुमति दें। अगर कोई भी 10 साल की अवधि के दौरान मेरी अवज्ञा करता है, तो मैं तुम्हारे लिए जीना मौत से भी बदतर बना दूंगा। जब उसने यहां तक बात की, तो यांग ये ने एक पल के लिए रुककर कहा, मुझे पता है कि आपकी चाल ढाल की तकनीकें बहुत अच्छी हैं। हालांकि अभी प्राचीन युद्ध के मैदान में उन लोगों को नाराज मत करो। उनकी कुछ ताकतें तुम्हारी कल्पना से परे हैं। अब तुम सभी को केवल एक ही काम करना है, और वह है और अधिक मजबूत बनना। समझे? उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ। यांग ये ने सिर हिलाया, और फिर उसने लेंग जून को देखा और कहा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आप सभी से कैसे संपर्क करूं? लेंग जून ने भौहें सिकोड़ी और धीमी आवाज में बोला, हमने पहले तीर का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब हम लीग ऑफ डूम छोड़ चुके हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मुझे नहीं पता कि हमें कैसे संपर्क बनाए रखना चाहिए। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा, और फिर उसने कहा, फिर हम ट्रांसमिशन टेलिस्मैन का उपयोग करेंगे। मेरे ट्रांसमिशन टेलिस्मैन उच्च श्रेणी के हैं, इसलिए मैं 500 किलोमीटर की दूरी के भीतर आप सभी से संपर्क कर सकता हूं। यह सुनकर लेंग जून की पलकें झपक गईं। वह बहुत अमीर है। उसके पास ट्रांसमिशन टेलिस्मैन भी हैं। इसके अलावा वे उच्च श्रेणी के हैं। लेंग जून और बाकी लोग चले गए, और वे यांग ये की आधी संपत्ति लेकर चले गए। यह स्वाभाविक रूप से यांग ये के लिए थोड़ा दुखदायी था, खास तौर पर उन ऊर्जा पत्थरों के लिए। आखिरकार उसने इससे पहले छोटे भंवर के साथ आई समस्या के कारण कुछ 10,000 ऊर्जा पत्थरों को बर्बाद कर दिया था। अब वह लेंग जून और बाकी लोगों को 50,000 और देगा। दूसरे शब्दों में, उसके पास केवल 20,000 से भी कम थे। सौभाग्य से उसके पास 10 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर थे, और वह अब तक उनका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे वास्तव में बहुत कीमती थे। इसके अलावा भविष्य में उसके पास उनके लिए अन्य उपयोग हो सकते हैं। अफसोस, लगता है मुझे और लूटने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यांग ये ने मौके पर ही आह भरी, और फिर वह एक पेड़ की ओर देखने लगा और बोला, चून की तुम आ ही गए हो, तो खुद को दिखाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शियाओ युशी धीरे से पेड़ के पीछे से बाहर आई। उसने यांग ये की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। मैं तो बस। यांग ये ने मुस्कुराते हुए उसे बीच में टोका, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ। शियाओ युशी के मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी मुस्कान अभी पूरी तरह से फैली भी नहीं थी कि उसने जल्दी से उसे रोक लिया, और फिर उसने शांत भाव से कहा, अत्यंत चौंकाने वाली हरकतें करने वाले वे लोग हत्यारे थे, है ना? यांग ये ने उससे यह बात नहीं छिपाई। उसने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में तुम भी जानती हो कि यहाँ मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए मुझे कुछ मदद तो लेनी ही होगी, है ना? आप वास्तव में क्या करने का इरादा रखते हैं? जियो युक्सी ने पूछा। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हूँ। मैं लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा वे मेरे साथ करते हैं। वास्तव में मैं राक्षस जाति, शैतान जाति, अधोलोक जाति और मानव जाति के साथ समान व्यवहार करता हूं। जब तक वे मुझे अपमानित नहीं करते, तब तक मैं उन्हें अपमानित नहीं करूंगा। दुर्भाग्य से, चाहे वह कोई भी जाति हो, वे सभी मुझे मारना चाहते हैं। चूंकि यह ऐसा है, तो मैं केवल आंख के बदले आंख ही दे सकता हूं। अगर वे मुझे नहीं मार सकते, तो मैं उन सभी को मार दूंगा। भारी आवाज में बोलते हुए जियाओ युक्सी के हाव भाव बदल गए। तुम पूरी शैतान जाति, अधोलोक जाति, राक्षस जाति और मानव जाति के खिलाफ जाने का इरादा रखते हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपको लगता है कि अगर मैं उनके खिलाफ नहीं गया तो वे मुझे जीने देंगे? वे नहीं करेंगे। हर कोई ऐसा ही होता है। जितना आप पीछे हटेंगे और कमजोर तरीके से काम करेंगे, वे उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए यह मैं नहीं हूं जो उनके खिलाफ जाना चाहता हूं, बल्कि यह वे हैं जो मेरे खिलाफ जाना चाहते हैं। चूंकि यह ऐसा है, तो मैं, यांग ये, अपने दिल की इच्छा के अनुसार हत्या करूंगा। क्या तुम उन सभी को मार भी सकते हो?
जियो युक्सी ने धीमी आवाज में पूछा। यांग ये के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसकी आंखों में क्रूरता की झलक थी। उसने कहा, मैं जितने लोगों को मार सकता हूं मार डालूंगा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। अध्याय 324 बैंगनी मिंग। जब यांग ये और शियाओ युक्सी एक बार फिर नेदर गॉड की कब्र के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचे तो यह जगह लाशों से भरी हुई थी। उनमें से 90% से ज्यादा लाशें मानव गूढ़ व्यक्तियों की थीं। वे सभी बहुत बुरी तरह और भयानक तरीके से मरे थे क्योंकि उनका मांस, खून और आत्मा पूरी तरह से चूस ली गई थी और केवल एक बेहद सिकुड़ी हुई लाश बची थी। यांग ये ने यह सब देखकर उदासीनता से कहा, चलो चलें। स्वाभाविक रूप से उसे इन मनुष्यों पर कोई दया नहीं आएगी। क्या मजाक है? अगर वह मर गया होता तो क्या वे उस पर दया करते? अगर वह सचमुच मर गया होता तो शायद ये मनुष्य ही सबसे ज्यादा खुशी से हंसते। जियाओ युक्सी ने सिर हिलाया और फिर प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। हालांकि उसे उन पर थोड़ी दया आ रही थी, लेकिन वह सिर्फ यही महसूस कर रही थी। आखिरकार वे उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। अंत में यह अभी भी वही सिद्धांत था। चूंकि उन्होंने प्राचीन युद्ध के मैदान और 9वें नर्क में आने की हिम्मत की थी तो उन्हें मौत के लिए तैयार रहना चाहिए था। इस जगह पर ताकतवर लोग रहते थे जबकि कमजोर लोग मर जाते थे। चूंकि वे कमजोर थे फिर भी आने पर अड़े रहे तो वे खुद को छोड़कर किसे दोषी ठहरा सकते थे। जिस समय यांग ये और शियाओ यूशी प्रवेश द्वार से अंदर आए, दोनों तरफ से ठंडी रोशनी की दो किरणें उन पर हिंसक रूप से बरस पड़ीं। यांग ये कुछ करने ही वाला था कि शियाओ यूशी की कलाई थोड़ी हिली और फिर एक ठंडी चमक चमक उठी। उसके बाद अचानक दो दयनीय और तीखी चीखें गूंज उठीं। यांग ये ने आवाजों के स्रोत की ओर देखा और उसने दो मानव दीप शिक्षकों को चकित और भयभीत भाव से उन्हें घूरते हुए देखा। वे दोनों अभी भी जीवित थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने जियाओ युक्सी के हाथों अपना दाहिना हाथ खो दिया था और उनका खून अभी भी फव्वारे की तरह बह रहा था। वे अभी भी भाग नहीं पाए थे। इसका कारण यह था कि जियाओ युक्सी की कृपाण मंशा ने उन्हें जकड़ लिया था। अब भागना मौत के बराबर था। तुम दोनों कौन हो? जियो युक्सी ने धीमी आवाज में पूछा। वे बोलने ही वाले थे कि यांग ये ने उनसे पहले बात की। वे यहाँ दूसरों को लूटने के लिए आए हैं। वे कब्र के प्रवेश द्वार पर नजर रख रहे हैं ताकि जब दूसरे लोग प्रवेश करें तो वे अचानक हमला कर सकें। यहाँ तक कि उनसे थोड़े ज्यादा शक्तिशाली भी शायद उनके अचानक हमले से पहले ही मर जाएं। क्या मैं सही हूँ? उनके हाव भाव बदल गए और फिर उनमें से एक ने शियाओ यूशी को देखा और कहा, दोस्त, उसकी बकवास मत सुनो। हम भाई केंद्रीय क्षेत्र के छठे रैंक संप्रदाय, अस्पष्ट संप्रदाय से हैं। हमने तुम दोनों पर हमला इसलिए किया क्योंकि हमें लगा कि तुम दूसरी जातियों के सदस्य हो। अगर हमें पता होता कि तुम मानव प्रगाढ़ व्यक्ति हो तो हम निश्चित रूप से हमला नहीं करते। यह सुनते ही शियाओ युक्सी ने अपनी तलवार पर से पकड़ ढीली कर दी और उसका चेहरा हल्का हो गया। जब उन्होंने यह देखा तो वे दोनों बहुत खुश हुए और दूसरे जोड़े ने अपने कटे हुए हाथ के दर्द की परवाह न करते हुए जल्दी से कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों 9वीं श्रेणी के संप्रदायों के प्रतिभाशाली शिष्य हो क्योंकि तुम्हारे पास इतनी भयानक ताकत थी, है न? हम भाई। इस व्यक्ति ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक एक पीली बैंगनी रोशनी चमकी और फिर उसका सिर हवा में उड़ गया। तुम? दूसरे साथी ने यांग ये को डर से देखा। हालांकि प्रकाश की एक और किरण चमकी और फिर उसका सिर भी उड़ गया। उन दोनों को मारने के बाद यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उनके पास मौजूद स्थानिक छल्ले तुरंत उसकी हथेली में उड़ आए। इस बीच जियाओ युक्सी ने यांग ये को देखा और शांत स्वर में पूछा, क्यों? यांग ये स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह किस बारे में पूछ रही थी। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, आसपास की लाशों को देखो। क्या इंसानों की लाशें ज्यादा हैं या दूसरी जातियों की लाशें? यह सुनते ही जियाओ युक्सी ने आसपास की ओर देखा। उनके आसपास लगभग 100 लाशें थीं और इनमें से 90% से ज्यादा लाशें इंसानों की थीं। जियाओ युक्सी ने भौहें सिकोड़ी। जाहिर है वह समझौता करने पर आ गई थी। इस बीच यांग ये ने अपने हाथ में स्थानिक छल्ले लहराए और फिर उसने कहा, मैंने अभी अभी उन्हें देखा है। इस स्थानिक अंगूठी के भीतर पूरे 15,000 से अधिक ऊर्जा पत्थर हैं और वहां अनगिनत मिश्रित चीजें भी हैं। जाहिर है उन्होंने दूसरों को लूटकर यह सब हासिल किया था। उन्होंने अभी अभी ये शब्द सिर्फ इसलिए कहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि तुम उनकी जान बख्श दो। जब उन्होंने यहाँ तक कहा तो यांग ये अचानक मुस्कुराए और कहा, वास्तव में मैं तब भी उन्हें मार डालूंगा, भले ही वे केवल अन्य जातियों के सदस्यों को ही निशाना बना रहे हों। क्यों? जियो युक्सी हैरान थी। क्योंकि हमने उनसे दुश्मनी मोल ले ली है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने उनकी भुजाएं काट दी हैं, तो क्या आपको लगता है कि वे आपके प्रति कोई नाराजगी नहीं रखेंगे? शायद आप इस पर यकीन करेंगे। लेकिन जबकि वे बेहद सम्मानजनक और किसी भी तरह की नाराजगी से रहित लग रहे थे, मैं गारंटी देता हूं कि वे शायद हमें मौत के घाट उतारने के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। दुश्मन डरावने नहीं होते, लेकिन जब वे छाया में होते हैं तो डरावने होते हैं। इसलिए एक बार दुश्मनी मोल ले लेने के बाद इसे जड़ से खत्म कर देना ही सबसे अच्छा है।
जियाओ युशी ने यांग यी की तरफ देखा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने अतीत में क्या सामना किया है जिससे तुम्हारा चरित्र ऐसा बन गया है, और मैं यह भी नहीं कह सकती कि तुम गलत हो। हालांकि मुझे लगता है कि इस तरह से अभिनय करना बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इससे तुम्हारे अनगिनत दुश्मन बन जाएंगे। आखिरकार परोपकारी लोगों का कोई दुश्मन नहीं होता। परोपकारी लोगों का कोई दुश्मन नहीं होता। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया और फिर उसने कहा, ये शब्द सच हैं। परोपकारी लोगों को दूसरों की ज्यादा मदद करनी चाहिए। दुर्भाग्य से मैं कभी परोपकारी नहीं बन पाऊंगा। जियाओ युक्सी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मारने जा रहा हूं। यांग ये ने अपनी कलाई घुमाई और उसकी तलवार ने चलते समय एक छवि छोड़ी। उसने कहा, मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जो मुझे या मेरे प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएंगे या धोखा देंगे, उन्हें अपनी जान से भुगतान करना होगा। जब उसने स्पेस मिरर के साथ देखे गए दृश्य को याद किया, तो यांग ये के मुंह से तुरंत ही बेहद क्रूर तलवार की भावना निकल पड़ी। इसके अलावा उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं, और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून का सागर बसा हुआ है। जियो युक्सी की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये की आंखों में लालिमा धीरे धीरे गायब हो गई और क्रूर तलवार का इरादा धीरे धीरे उसके शरीर में वापस आ गया। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी भौहें कसकर एक साथ जुड़ गईं। क्योंकि उसने एक गंभीर समस्या को देखा था, और वह यह थी कि उसकी वध तलवार की मंशा उसे वध करने के इरादे से अभिभूत करने में सक्षम थी। उस पल अभी उसे वास्तव में दुनिया में हर किसी का सफाया करने की भावना थी। अगर उसके पास प्रबुद्ध तलवार दिल नहीं होता, तो वह अभी से ही वध की मशीन बन गया होता। तलवार के इरादों में वध करने की तलवार की मंशा सबसे तेज और भयंकर कही जा सकती है। क्योंकि आपकी हत्या करने की मंशा जितनी मजबूत होगी, इसकी ताकत उतनी ही अधिक होगी। खासकर जब आपने बहुत से लोगों को मार डाला हो, तो असीमित हत्या करने की मंशा न केवल आपको सारी समझ खो देगी, बल्कि यह आपके विरोधियों के दिमाग को भी प्रभावित कर सकती है। यह कहा जा सकता है कि आपकी हत्या करने की मंशा जितनी मजबूत होगी, आपकी वध करने की तलवार की मंशा उतनी ही मजबूत होगी। जियाओ युक्सी ने भारी आवाज में कहा। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ी खामी भी है। यदि आप अपनी हत्या करने की मंशा को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, तो आप इसके द्वारा नियंत्रित हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हत्या करने की मंशा द्वारा नियंत्रित होने का क्या परिणाम होता है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं भविष्य में इस पर ध्यान दूंगी, और अगर संभव हो तो मैं इसका उपयोग करने से बचने की पूरी कोशिश करूंगी। शियाओ युक्सी ने सिर हिलाया और कहा, तलवार और कृपाण की साधना करने वालों के लिए सबसे बड़ी वर्जना अपने ही हथियार से नियंत्रित होना है। क्योंकि अगर आप अपने ही हथियार से नियंत्रित होते हैं, तो आप नहीं रह जाते। यांग ये ने गंभीरता से कहा, मैं समझ गया। जियाओ युक्सी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर उसने कहा, चलो चलें। इस जगह पर बहुत सारी आत्माएं हैं और वे तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियाओ युक्सी आगे बढ़ने लगी। यांग ये जल्दी से उसके पीछे गया। यांग ये यात्रा करते समय लगातार कब्र को नाप रहा था। इस जगह को कब्र कहने के बजाय इसे वास्तव में एक विशाल शहर कहा जा सकता था। लेकिन यह शहर पूरी तरह से खाली था और यह हड्डियों को चीरने वाली ठंडी हवाओं से भरा हुआ था। इसके अलावा इसकी सड़कों पर कभी कभी रोशनी की हरी गेंदें दिखाई देती थीं। यहाँ प्रकाश की हरी गेंदें कब्र के बाहर की गेंदों से बहुत बड़ी थीं। जैसा कि जियाओ युक्सी ने कहा था, उनके भीतर की ऊर्जा और भी शुद्ध थी, और इससे यांग ये बेहद खुश हुआ। क्योंकि उसने पूरे रास्ते में 100 से ज्यादा हरी गेंदें अवशोषित की थीं। हालांकि वह इस बात से हैरान था कि जियाओ युक्सी ने इन हरी गेंदों को लेने से मना कर दिया था, और उसने जो कुछ भी उन्हें दिया था, उसे दे दिया। इससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। यह सब स्वाभाविक रूप से शियाओ युक्सी की बदौलत ही संभव हुआ कि यांग यी सिर्फ 2 घंटे की छोटी सी अवधि में इतनी सारी आत्माओं को अपने भीतर समाहित करने में सफल रही। चूंकि शियाओ युक्सी को पता था कि वे कहाँ हैं, इसलिए उन्हें रास्ते में असामान्य रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में आत्माएं मिल गईं। प्रकाश की एक और हरी गेंद को अवशोषित करने के बाद यांग ये ने एक गहरी सांस ली, जबकि उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी तलवार की मंशा छठे स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा उसने महसूस किया कि यह और भी शुद्ध हो गई थी। यह कहा जा सकता है कि जब वह अभी भी तलवार की मंशा के छठे स्तर पर था, तो उसकी तलवार की मंशा मोकिंग्यू से बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। क्योंकि उसके पास वध तलवार की मंशा थी। आपकी तलवार की मंशा टूटने वाली है? जियो युक्सी ने पूछा। यांग ये ने सिर हिलाया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपनी हथेली को पलटा और फिर 5 आइसोल फल और एक उच्च श्रेणी की ऊर्जा टोन उसकी हथेली में दिखाई दी। उसने उन्हें उसके पास भेजा और कहा, तुमने कहा कि वे आत्माएं तुम्हारे वर्तमान कृपाण इरादे के लिए बहुत मददगार नहीं हैं, इसलिए मैं अभी तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। हालांकि ये आइसोल स्पिरिट फल और यह उच्च श्रेणी का ऊर्जा पत्थर तुम्हारे लिए उपयोगी होना चाहिए, है ना? जियाओ युशी बोलने ही वाली थी कि यांग ये ने बोलना जारी रखा।
हम तभी अलग हो सकते हैं जब तुम इसे नकारना जारी रखोगी। आखिरकार, मैं इतनी बेशर्म नहीं हूं कि लगातार तुम्हारा फायदा उठाऊं। क्या मुझे इस तरह से बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की कोई ज़रूरत है? जियाओ युक्सी ने यांग यी की तरफ थोड़ा नाखुश भाव से देखा और फिर उसे लगा कि उसके रवैये का थोड़ा गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इसलिए, धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए और उसने दूसरी तरफ देखा। यांग ये यह सुनकर दंग रह गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हारे साथ किसी बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हें तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वे तुम्हारे लिए मददगार हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे आत्माएं दे रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वे मेरे लिए मददगार हैं। यांग ये की व्याख्या सुनकर जियाओ युक्सी का चेहरा हल्का हो गया, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा और फिर यांग ये से आइसिसोल फ्रूट्स और एनर्जी स्टोन लिया। अचानक, उसने भौहें सिकोड़ लीं और ध्यान से आइसिसोल फ्रूट्स का नाप लिया। उसके बाद, उसने कहा, मैंने पहले भी आइसिसोल फ्रूट्स खाए हैं, लेकिन वे इनसे थोड़े अलग लगते हैं। उनमें क्या अलग है? यांग ये ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। जियाओ युशी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, इन आइसिसोल फलों में निहित ऊर्जा पिछले दिनों मेरे द्वारा खाए गए आइसिसोल फलों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक शुद्ध है। क्या आपको यकीन है कि वे आइसिसोल फल हैं? 10 बार। यांग ये चौंक गया और उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? जियाओ युक्सी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन ठीक इसी समय बैंगनी रंग की एक किरण चमकी, और फिर जियाओ युक्सी की हथेली में रखा आइसिसोल फल अचानक गायब हो गया। जियाओ युक्सी के हाव भाव बदल गए, जबकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। हालांकि, ठीक इसी समय उसने अचानक यांग ये को उत्तेजना से जोर से चिल्लाते हुए सुना, ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। छोटा साथी। बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी, और फिर बैंगनी मिंक यांग ये के सामने प्रकट हुई। अध्याय 325 जियो तियानजी। बैंगनी मिंक यांग यी को घूर रही थी, जबकि वह अपने पंजों से आइसिसोल फल को पकड़े हुए थी। उसकी जीवंत बैंगनी आंखें धीरे धीरे पानी की चमकती बूंदों से भर गईं। यांग ये का सिर दुखने लगा जब उसने बैंगनी मिंक को ऐसी हालत में देखा, और उसने अपना हाथ बढ़ाकर बैंगनी मिंक को गले लगा लिया। उसने अपनी ठुड्डी को उसके रोएदार छोटे सिर पर रगड़ते हुए कोमल आवाज में कहा, छोटे साथी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यांग यी के दिल में बैंगनी मिंक की जगह वाकई अपूरणीय बताई जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि सुकिंगशी भी बैंगनी मिंक की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ इस छोटे से साथी ने ही जीवन और मृत्यु के हर पड़ाव में उसका साथ दिया था। यांग यी की राय में, वह स्वर्ग को धोखा दे सकता है, वह पृथ्वी को धोखा दे सकता है, और वह दुनिया को भी धोखा दे सकता है। हालांकि, वह उस छोटे से साथी को बिल्कुल भी धोखा नहीं देगा। बैंगनी मिंक ने अपना सिर यांग ये की ठोड़ी पर रगड़ा, और फिर उसने अपना सिर उठाकर यांग ये को देखा, फिर अपने छोटे पंजों से इशारे करने लगी। थोड़ी देर बाद यांग ये को समझ में आया कि उस छोटे लड़के का क्या मतलब था, और उसके मुंह के कोने फड़क उठे। उसने कहा, तुम कह रहे हो कि तुम फिर से चुपके से बाहर निकल गए? बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया, और फिर एक शानदार मुस्कान बिखेरी। यांग ये जोर से हंसा, और फिर उसने छोटे लड़के के सिर को सहलाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शाही पिता और माता तुम्हारे बारे में चिंतित होंगे? इस समय, वह अपने दिल में बहुत दुखी था। वह जानता था कि नन्हा साथी उसके पास से जाने के लिए अनिच्छुक था, बल्कि दूसरा कारण यह था कि वह उसके बारे में चिंतित थी। आखिरकार, अब उसके अनगिनत दुश्मन थे। ठीक इसी समय, जियाओ युक्सी ने धीमी आवाज में पूछा, यह एक स्थानिक मिंक है? यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने पूछा, तुम उस छोटे लड़के के कबीले के लोगों को जानते हो? यांग ये को अपनी ओर सिर हिलाते देख जियाओ युक्सी ने अजीब नजर से यांग ये की ओर देखा, और फिर उसने बैंगनी मिंक की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारे साथ क्यों है? और यह तुम्हारे इतने करीब भी है? इस समय, शियाओ युक्सी को बहुत झटका लगा। वह स्वाभाविक रूप से स्थानिक मिंक के बारे में जानती थी। यहाँ तक कि उसके कबीले और पिता भी इस भयानक कबीले से बहुत डरते थे। हालांकि, उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में एक स्थानिक मिंक को एक इंसान के इतने करीब देख पाएगी। आखिरकार, दानव जाति हमेशा से ही शत्रुतापूर्ण रही है और मानव जाति को नीची नजर से देखती रही है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक लंबी कहानी है। मैं भविष्य में तुम्हें इसके बारे में धीरे धीरे बताऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना सिर नीचे करके छोटे लड़के की ओर देखा और कहा, छोटे लड़के, चूंकि तुम आ ही गए हो, तो क्यों न हम विभिन्न क्षेत्रों के असाधारण प्रतिभाशाली लोगों से एक साथ लड़ें? बैंगनी मिंक की आंखें चमक उठीं, और फिर उसने तेजी से सिर हिला दिया, क्योंकि उसे लड़ना और लूटपाट करना सबसे ज्यादा पसंद था। यांग ये जोर से हंसा, और फिर उसने उस छोटे से लड़के को अपनी बाहों में पकड़ लिया और कब्र की गहराई की ओर भागा। जियो युक्सी एक पल के लिए चुप रही, और फिर उसकी आकृति उसके पीछे पीछे चली गई। यांग ये, बैंगनी मिंक और शियाओ युक्सी के जाने के कुछ समय बाद, जिस स्थान पर वे पहले खड़े थे, वह स्थान अचानक विकृत हो गया, और फिर वहां एक पुरुष और महिला प्रकट हुए। वे कोई और नहीं बल्कि मिंक सम्राट और दानव महारानी थे जिन्होंने छोटे से साथी को यांग ये के साथ रहने से रोका था।
दानव महारानी ने धीमी आवाज में पूछा, जबकि वह उस दिशा की ओर देख रही थी जिस ओर यांग ये और बैंगनी मिंग गायब हो गए थे। क्या वह वास्तव में अंडरटेकर का शिष्य है? मिंग सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, यह सच होना चाहिए। जब उसने यहां तक बात की तो मिंग सम्राट के चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई और उसने कहा, यह बच्चा थोड़ा रहस्यमय है। मैंने यह जानने की कोशिश की है कि भविष्य में उसका भाग्य क्या होगा, लेकिन मैं कोई जानकारी हासिल करने में विफल रहा क्योंकि उसका भविष्य पूरी तरह से धुंधला है। उसके बारे में कुछ भी नहीं देखा जा सकता। क्या आप वास्तव में अपनी शक्ति से अधिक गहराई से एक राजा राज्य के भाग्य को समझने में असमर्थ हैं? दानव महारानी ने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। इस दुनिया में कोई भी अपना भविष्य नहीं जान सकता। ठीक इसी समय एक तीसरी आवाज अचानक यहां गूंजी और फिर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसने एक शानदार बागे पहना था, रहस्यमय तरीके से दानव महारानी और मिंग सम्राट के सामने प्रकट हुआ। मध्यम आयु का वह व्यक्ति सुंदर था, उसके लंबे बाल उसके कंधों पर खुले हुए थे, जबकि उसके हाथ में बैंगनी रंग की प्रार्थना की माला थी, और उसके पूरे शरीर से एक उदासीन और असाधारण भाव झलक रहा था। हालांकि उसकी आंखें एक सफेद कपड़े से ढकी हुई थीं। जब उन्होंने इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा तो उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। ऐसा इसलिए नहीं था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी अचानक यहां आ गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि अधेड़ उम्र के आदमी ने कुछ कहा था। अगर कोई और व्यक्ति ऐसे शब्द बोलता तो वे स्वाभाविक रूप से अपना संयम बनाए रखते, लेकिन जब यह अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा तो यह अलग था। क्योंकि यह मध्यम आयु वाला व्यक्ति इस वर्तमान युग का दृष्टा था। यह उपाधि किसका प्रतिनिधित्व करती थी? यह स्वर्ग के रहस्यों को समझने और भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती थी। शायद इस उपाधि को धारण करने वालों की ताकत अतीत में कभी भी बहुत भयानक नहीं रही होगी, लेकिन उनकी भविष्यवाणी करने की क्षमता बेजोड़ थी। हालांकि इस समय इस युग के दृष्टा ने कहा था कि कोई भी राजा के भविष्य को उससे अधिक गहराई से नहीं समझ सकता। जियो तियानजी, तुम्हारा क्या मतलब है? दानव महारानी ने धीमी आवाज में कहा। क्या तुम भी उसके भविष्य को नहीं देख पा रहे हो? जियो तियानजी ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसका अतीत और भविष्य एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा छुपा हुआ है। यहां तक कि मैं भी उसका भविष्य नहीं देख पा रहा हूं। तो फिर उसका अनुसरण करने से जी एर को सौभाग्य मिलेगा या दुर्भाग्य? दानव महारानी थोड़ा नाखुश थी। जियो तियानजी ने मुस्कुराते हुए कहा, दानव महारानी, अब वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर 100 साल बाद भी स्वर्ग का मार्ग अवरुद्ध रहा तो हम सभी का क्या होगा। लेकिन जी एर एक बैंगनी आंखों वाली स्थानिक मिंग है जो हर 10,000 साल में शायद ही कभी दिखाई देती है। दानव महारानी ने धीमी आवाज में कहा। अपनी प्राकृतिक प्रतिभा और प्रतिभा के साथ, वह शायद ही 100 साल बाद सीमा पार करने की क्षमता रखने में असमर्थ हो। लेकिन अगर वह असफल हो गई तो क्या होगा? जियो तियानजी ने पूछा। दानव महारानी की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर वह चुप हो गई। क्या तुम दोनों ने ध्यान दिया है? इस बीच जियाओ तियानजी ने अचानक कहा, मेरी उस छोटी लड़की की तरह उस बच्चे के पक्ष में हर किसी की नियति धीरे धीरे बदलने लगी है। मिंग सम्राट और दानव महारानी के भाव एक साथ बदल गए। हाहा। इस बीच जियाओ तियानजी अचानक हल्के से हंसा और वह कुछ देर तक हंसा, फिर उसने कहा, स्वर्ग के रहस्य। स्वर्ग के रहस्य। स्वर्ग के रहस्यों को समझने के कारण मेरे जियाओ कबीले की हर एक पीढ़ी को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। मैंने शुरू में सोचा था कि यह मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा और मैं स्वर्ग को अपने जियाओ कबीले पर दया दिखाने में सक्षम हो जाऊंगा। हालांकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियार को अभी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सौभाग्य से स्वर्ग ने उसे मौत की सजा नहीं दी और उसे जीवित रहने का मौका दिया। हाहा। जियो तियानजी के चले जाने के बाद दानव साम्राज्य ने भारी आवाज में कहा, मैं अभी भी नहीं चाहती कि जी एर किसी इंसान के साथ रहे। जब हमने उसे इस बार जबरदस्ती वापस लिया तो उसने हमें अपनी जान से मारने की धमकी दी थी। मुझे लगता है कि जी एर शायद उस बच्चे के प्यार में पड़ गई है। अगर वे साथ रहना जारी रखते हैं तो मुझे डर है। मिंग सम्राट ने जोर से हंसते हुए कहा, लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैंने उस दिन उस बच्चे को नहीं मारा, अन्यथा वह शायद मुझे कभी माफ नहीं करती। अफसोस, मैं प्राचीन शून्य ड्रैगन कबीले के उस बच्चे हाउतियान के साथ जीर की सगाई के बारे में चिंतित हूं। वह बच्चा पहले ही आत्मा रैंक प्राप्त कर चुका है। हम्फ। चूंकि उसने जीर का दिल चुराने की हिम्मत की है तो वह खुद ही कोई रास्ता सोच सकता है। दानव महारानी ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर दानव सम्राट जोर से हंसा और फिर उसने अपना हाथ लहराया जिससे उनके सामने का स्थान विकृत हो गया और वे दोनों वहीं गायब हो गए। डॉट 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 डॉट। वे कब्र में जितना आगे बढ़ते गए, हड्डियों को चीरती ठंडी हवाएं उतनी ही तेज होती गईं। इससे यांग ये को और भी ज्यादा उत्साह और खुशी महसूस होने लगी क्योंकि यह दर्शाता था कि वे 9वें नर्क की ठंडी आंधी के और भी करीब पहुंच रहे थे। उसने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि नेदर घोस्ट फ्लेम कितना दुर्जय था, इसलिए 9वीं नर्क की कोल्ड गेल जो कि नेचुरल ट्रेजर की तरह ही थी, उससे कमजोर कैसे हो सकती थी।
अगर वह 9वीं नर्क की कोल्ड गेल को वश में करने में सक्षम था, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। उस समय उसके पास पूरे महाद्वीप के विभिन्न राक्षसी प्रतिभाओं के खिलाफ जाने के लिए वास्तव में आत्मविश्वास और तुरुप के पत्ते होंगे। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह मो किंग्यू से बदला ले सकता था। अचानक जियाओ युक्सी ने चलना बंद कर दिया और उसने दूरी पर महलों की तरह आलीशान इमारतों को देखा और कहा, यह पाताल लोक के देवता का मकबरा है। टकराना। ठीक इसी समय अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर पूरा महल हिल गया। यह मोके है, जियो युक्सी ने गंभीर भाव प्रकट करते हुए कहा, उसने वास्तव में शैतानी ऊर्जा का उपयोग किया है। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी और बस पूछने ही वाला था कि शैतानी ऊर्जा क्या है। लेकिन अचानक महल से जोरदार हंसी गूंज उठी और फिर महल के भीतर से कुछ आकृतियां चमक उठीं। यांग ये ने निर्णायक रूप से शियाओ युक्सी को पीछे खींच लिया, जो आगे बढ़ने ही वाला था और किनारे पर छिप गया। आखिरकार उसे बिना किसी प्रयास के लाभ प्राप्त करना पसंद था। यांग ये ने जब उसका हाथ पकड़ा तो शियाओ युक्सी का शरीर सख्त हो गया और फिर वह शर्मा गई। वह यांग ये की पकड़ से छूटने ही वाली थी कि उसने कहा, उनका दुश्मन निश्चित रूप से एक बहुत ही दुर्जेय व्यक्ति है, क्योंकि वह व्यक्ति मोके को क्रोधित करने में सक्षम था। अगर हम अभी हमला करते हैं तो बहुत संभावना है कि मोके और नीचे के इलाके के वे लोग पहले हमसे निपटेंगे। भले ही हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन अभी खुद को दिखाना जरूरी नहीं है। पहले मेरा हाथ छोड़ो। जियो युक्सी शर्मा गई और उसने यांग ये को घूरते हुए शर्मिंदा और गुस्से भरे लहजे में कहा, हाथ। यांग ये हैरान रह गया और बोला, कौन सा हाथ? तुम मेरा हाथ पकड़े हुए हो। जियाओ युक्सी ने यांग ये को घूरते हुए कहा, उसके चेहरे पर शर्म थी। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता कि वह यांग ये को नुकसान पहुंचाने से डरती, तो वह अपनी कृपाण का भी इस्तेमाल करती। यांग ये ने यह सुनकर अपना सिर नीचे झुकाया और फिर उसने देखा कि वह वास्तव में उसका हाथ जोर से पकड़ रहा था। यांग ये ने जल्दी से उसे छोड़ दिया और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उसने कहा, अरे, मैं अभी बहुत उत्तेजित था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा ज्यादा कसकर पकड़ लिया। बुरा मत मानना, ठीक है। जियो युक्सी ने यांग ये को घूर कर देखा और फिर उसने अपना सिर घुमा लिया और चुप हो गई। यहाँ का माहौल तुरंत ही थोड़ा शर्मनाक हो गया। थोड़ी देर बीतने के बाद यांग ये कुछ कहने ही वाला था कि शियाओ युक्सी ने अचानक कहा, यह बेकार है। उनके पास जो ताकत है उसके कारण वे जैसे ही हमारे करीब आएंगे, हमें भांप लेंगे। चिंता मत करो। यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने बैंगनी मिंग के सिर पर थपथपाया। बैंगनी मिंग ने उसके ध्यान को समझा और उसने अपना छोटा पंजा हिलाया, जिससे वे तुरंत बैंगनी प्रकाश की एक बाधा से घिर गए। यह क्या है? जियाओ युक्सी ने हैरान भाव से कहा। मुझे भी नहीं पता, यांग ये ने कहा, किसी भी मामले में जब हम इस चीज से घिरे होते हैं तो एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ भी हमें नोटिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह हमारी आभा को अलग करने में सक्षम है। जियो युक्सी ने बैंगनी मिंग पर नजर डाली और फिर वह चुप हो गई। हाहा, पिछले 1000 सालों से शैतान जाति में सबसे राक्षसी प्रतिभा और अस्तित्व से जो शैतान भगवान बनने की सबसे अधिक संभावना है, उससे जैसी उम्मीद थी। तुम वास्तव में मुझसे लड़ने में सक्षम थे, मुजून मुट्ठी से समान रूप से। दिलचस्प, दिलचस्प। हाहा। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, अध्याय 326 म्यूजून। यह म्यूजून है। इस बीच जियाओ युक्सी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने महल के भीतर से गरजने वाली हंसी सुनी। तुम उसे जानते हो? यांग ये ने पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, वह केंद्रीय क्षेत्र में श्रेष्ठ हान साम्राज्य का युवराज है। शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना हो। मैं इसे इस तरह समझाता हूँ, श्रेष्ठ हान साम्राज्य की ताकतें 9वीं रैंक संप्रदाय या छिपे हुए कबीले से कमतर नहीं हैं। क्योंकि जब से महाद्वीप अलग हुआ है, नहीं, मुझे कहना चाहिए कि यह महाद्वीप के अलग होने से पहले से ही अस्तित्व में है। इसके अस्तित्व का इतिहास किसी भी 9वीं रैंक संप्रदाय से भी पुराना है। दक्षिणी क्षेत्र के ग्रैंड किन साम्राज्य की तुलना में कौन अधिक मजबूत है? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा। उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। जियाओ युशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप जानते हैं? केंद्रीय क्षेत्र में 100,000 की एक सेना है और उन्हें सोलिटर कहा जाता है। यहाँ तक 9वीं रैंक के संप्रदाय और छिपे हुए कबीले भी इस सेना से बेहद डरते हैं, क्योंकि सेना का हर एक सदस्य कम से कम आत्मा के दायरे में है। यांग ये ने कहा, 100,000 आत्मा क्षेत्र सैनिक। जियाओ युक्सी ने सिर हिलाया और कहा, यह केवल इसकी ताकत है जो सतह पर प्रकट होती है, और इसकी छिपी हुई ताकतें शायद इससे भी अधिक चौंकाने वाली हैं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और जोर से हंसा। 100,000 सैनिक तो बस सतह पर उनकी ताकतें हैं। वास्तव में महान हान साम्राज्य कितना मजबूत है। इस बीच उसने अचानक कहा, यह उल्लेख करने लायक बात है कि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने 10,000 साल पहले एक बार उत्कृष्ट हान साम्राज्य के साथ संघर्ष किया था। क्या हुआ? यांग यी को तुरंत दिलचस्पी हुई, क्योंकि महाद्वीप के नंबर 1 विशेषज्ञ और महान हान साम्राज्य के बीच संघर्ष वास्तव में एक शानदार कहानी थी।
शियाओ युक्सी ने उसकी ओर देखा और कहा, तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने सिर्फ अपनी तलवार हाथ में लेकर महल के सिंहासन कक्ष तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया और महान हान साम्राज्य पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। अंत में उसके पास अपने रक्षात्मक भव्य गठन को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि गठन को तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसलिए महान हान साम्राज्य के 3 सर्वोच्च बुजुर्ग जो एकांत में रह रहे थे, उनके पास एक बार फिर दुनिया में उभरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? यांग ये ने अधीरता से उत्तर मांगा। तब तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज पीछे हट गए। जियो युक्सी ने कहा, वह हार गया। यांग ये आश्चर्यचकित था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन वह भी नहीं जीता। क्योंकि उन 3 सर्वोच्च बुजुर्गों ने तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज का विरोध करने के लिए पूरे साम्राज्य की आस्था ऊर्जा को इकट्ठा किया था। लगभग 100 सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों और 3 संत क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक पूरे साम्राज्य की ताकत। यहाँ तक तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज जो पूरी दुनिया में अजेय थे, वे केवल अस्थायी रूप से पीछे हट सकते थे। हालांकि उन्होंने पीछे हटने से पहले एक सर्वोच्च बुजुर्ग और उत्कृष्ट हान साम्राज्य के सम्राट को मार डाला था। 100 मोनाक रियल्म विशेषज्ञ और 3 सेंट रियल्म विशेषज्ञ। यांग ये ने मुंह में लार भर ली। क्या ऐसे संसाधन और भंडार थोड़े ज्यादा डरावने नहीं हैं? जियाओ युक्सी ने सिर हिलाया और कहा, यह वह लड़ाई थी जिसने दुनिया को यह देखने का मौका दिया कि महान हान साम्राज्य कितना भयानक था। स्थानिक मिंग कबीले के अलावा केवल महान हान साम्राज्य ही तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में सक्षम है। इतने सालों पहले तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज वास्तव में कितने शक्तिशाली थे? यांग ये की आंखों में एक निर्दयी भाव की झलक दिखाई दी। अगर मेरे पास उसकी तरह ताकत होती, तो क्या मेरी मां को कैद कर लिया जाता और फूल महल में कष्ट सहना पड़ता? अगर मेरे पास उसकी तरह ताकत होती, तो क्या उस छोटे से बच्चे का परिवार हमें साथ रहने से रोकता? अगर एक हद तक ताकत का होना इस दुनिया की हर चीज का होना के बराबर था। भाई भाई भाई। इसी बीच महल के भीतर से एक बार फिर कई कानफोड़ू धमाके गूंजने लगे। इस समय जियो युक्सी ने यांग ये पर नजर डाली और कहा, यदि आप भविष्य में म्यू जुन से लड़ते हैं, तो सावधान रहना याद रखें। जब उसने यहां तक बात की तो वह एक पल के लिए रुकी और फिर आगे बोली, वास्तव में जब आप यहां किसी से लड़ते हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पास किसी के खिलाफ कोई फायदा नहीं है। आखिरकार उनकी प्राकृतिक प्रतिभाएं आपकी खुद की प्रतिभाओं से कम नहीं हैं, जबकि उनकी पृष्ठभूमि आपकी तुलना में असीम रूप से बेहतर है। उन्हें साधना तकनीकों और युद्ध तकनीकों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है। उनका सामना करने में मेरे पास जरा भी फायदा नहीं है, इसलिए मुझे अपनी ताकत में काफी सुधार करना होगा। टकराना। ठीक जब शियाओ युक्सी कुछ कहने ही वाली थी, तो अचानक एक विश्व को हिला देने वाला धमाका हुआ, और फिर महल उनकी गंभीर निगाहों के नीचे फट गया, जिससे महल के भीतर के लोग प्रकट हो गए। यांग ये उन सभी को जानता था। केंद्रीय क्षेत्र की 3 उत्कृष्ट प्रतिभाएं बाईं ओर खड़ी थीं, जबकि एक युवक ड्रैगन से कढ़ाई किए हुए सुनहरे वस्त्र पहने हुए तीनों प्रतिभाओं के सामने खड़ा था। दूसरी ओर मोके, हुन यू और यंग लॉन्ग दाईं ओर खड़े थे। इस समय मोके ने थोड़ा क्रूर भाव प्रकट किया और उसके शरीर से भयावह काले रंग की शैतानी ऊर्जा की अनगिनत किस्में निकलीं। मोके के सामने खड़े सुनहरे वस्त्र पहने युवक के चेहरे पर भी हल्की गंभीरता थी, जबकि उसके शरीर से सुनहरी हवा निकल रही थी। अगर कोई इस हवा को ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि यह एक सुनहरा ड्रैगन था। उनके समूहों के बीच एक पत्थर का ताबूत था और एक पूरी तरह से काला और शैतानी भाला, जो एक ठंडी और घातक आभा उत्सर्जित करता था, उसके ऊपर तैर रहा था। जियाओ युक्सी ने धीमी आवाज में कहा, नीदरलैंड के भगवान का भाला। यांग ये ने जल्दी से पूछा, यह कौन सी रैंक है? उसे स्वर्ग रैंक से नीचे के खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में ऐसा नहीं था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन स्वर्ग रैंक से नीचे की किसी चीज के लिए इन लोगों के साथ आमने सामने जाना उचित नहीं था। इसका कोई दर्जा नहीं है। जियाओ युशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस भाले की एक खास विशेषता है, यह अपने मालिक के अनुसार मजबूत होता है। क्योंकि इसमें लगभग असीमित ताकत होती है, इसलिए इसमें सक्रिय होने वाली ताकत की मात्रा पूरी तरह से इसके मालिक पर निर्भर करती है। यहाँ मुझे वह भाला चाहिए। यांग ये ने पूछा। उसने सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही होना चाहिए। अगर वह उस भाले को प्राप्त करने में सक्षम है, तो वह तुरंत इसकी 30% शक्ति को सक्रिय करने में सक्षम होगा। उस समय कुछ लोगों के अलावा शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसके भाले के एक भी वार का विरोध करने में सक्षम हो। यांग ये ने तुरंत कहा, उसे इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मोके की ताकत पहले से ही बहुत ज्यादा थी, तो अगर उसे यह भाला मिल जाए तो उसकी ताकत कितनी भयानक होगी। जियाओ युक्सी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर उसने कहा, यही तो मू जुन और बाकी लोग सोच रहे हैं। इसलिए उन्होंने मोके को रोकने के लिए कार्रवाई की।
यांग यी और शियाओ युक्सी ने धीरे से बात करते हुए कहा, उन दोनों ने यह नहीं देखा था कि जब उसने पाताल लोक के भाले को देखा था तो उस छोटे से साथी की बड़ी आंखें तुरंत चमक उठी थीं और उसके छोटे पंजे पर एक हल्की बैंगनी चमक दिखाई देने लगी थी। मोके ने उदास भाव से मू जुन को देखा और कहा, जैसा कि महान हान साम्राज्य के अगले सम्राट से उम्मीद की जाती है। आपकी शाही ऊर्जा पहले से ही ड्रैगन का रूप लेने के बिंदु तक शुद्ध है। तुम खुद भी बुरे नहीं हो। म्यू जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे किंग पाथ फिस्ट से चोट खाने के बाद तुम वास्तव में पूरी तरह से ठीक हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ही अगले डेविल लॉर्ड बनने वाले एकमात्र उत्तराधिकारी हो, है ना? मोके ने म्यू जुन को कोई जवाब नहीं दिया। वह हुन्यू को देखने के लिए मुड़ा और फिर बोला, मुझे पता है कि तुमने अपनी ताकत पहले छिपाई थी। मुझे नेदर गॉड का भाला पाने में मदद करो और मैं, मोके, वादा करता हूं कि मैं तुम्हें नेदर गॉड की विरासत पाने में मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं वैसा ही करूंगा जैसा मैंने कहा है। तुम क्या सोचते हो? हुन्यू की भौहें ऊपर उठी और उसने धीमी आवाज में पूछा, सच में? मोके ने कहा, बेशक, हे। हुन्यू उदास होकर हंसा और फिर एक काली जंजीर उसके सामने अचानक प्रकट हुई। उसने कहा, मैं केंद्रीय क्षेत्र से उन 3 प्रतिभाशाली लोगों में से 2 को रोकने में आपकी मदद करूंगा। बाकी से खुद निपटो। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मोके ने सिर हिलाया और फिर वह यंग लॉन की ओर देखने लगा और कहा, इस बार मेरी मदद करो और मैं स्वर्गीय शैतान शरीर की पहली स्क्रॉल तुम्हें दूंगा। क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? यंग लॉन की आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। क्या मेरे पास कोई विकल्प है? हाहा। यंग लॉन जोर से हंसा और फिर उसका शरीर हिल गया। वह अपने मूल रूप में लौट आया और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को म्यू जुन और अन्य लोगों पर केंद्रित करने से पहले आकाश में उड़ गया। तुम हम दोनों से अकेले ही निपट लोगे। इस बीच शी लुओ अचानक आगे बढ़ा और उसने हुन यू को घूरते हुए कहा, तुम्हारा जैसा शैतान जो न तो इंसान है और न ही भूत, वह हम दोनों से अकेले लड़ने की बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आज अपना दिमाग साथ लेकर आए हो? अगर तुम नहीं लाए हो तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी दिखाई दी। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने ऐसा किया या नहीं? अगर तुम खुद कोशिश करो। हुन यू ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम तीनों असाधारण हो? आज मैं तुम तीनों को यह देखने की अनुमति दूंगा कि एक सच्चा राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसा होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हुन यू ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया और उसके हाथ में मौजूद नेदर चेन ने तुरंत अंतरिक्ष को भेद दिया और शीलू पर हमला कर दिया। लाओ इसे! शीलू चिल्लाया और फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी से तेजी से जंजीर को काट दिया। शीलू और हुन्यू की लड़ाई को देखते हुए म्यूजुन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, मिस नानगोंग, मैं आपको शीलू की मदद करने के लिए परेशान करूंगा। नानगोंग मिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या आप शीलू की ताकत पर संदेह कर रहे हैं? म्यूजुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उसकी ताकत पर संदेह नहीं कर रहा हूं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हुन्यू ने उसकी ताकत को छुपाया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है कि उसने नाइट इंटेंट को समझ लिया हो। अगर यह किसी अन्य सामान्य समय पर होता तो शी लुओ हुन यू से हारने पर भी बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम होता। हालांकि हम अभी नर्क के भगवान की कब्र में हैं, इसलिए थोड़ी सी भी गलती से शी लुओ को भारी चोट लग सकती है। रात का इरादा। नानगोंग मेंग चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? कुछ भी असंभव नहीं है। मू जुन ने धीमी आवाज में कहा, हुन यू की आकृति को देखो। भले ही वह अपनी पूरी ताकत से उसे छुपा रहा है, लेकिन उसकी आकृति अनजाने में रात के अंधेरे में विलीन हो रही है। इसलिए शी लुओ की थोड़ी सी भी गलती उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन युद्ध के मैदान में बुरी तरह घायल होने के क्या परिणाम होते हैं। नानगोंग मिंग ने कुछ देर तक हुन यू को देखा, फिर आखिरकार उसने झिझकना बंद कर दिया। उसकी आकृति अंतरिक्ष में चमक उठी और शी लू और हुन यू के बीच लड़ाई में शामिल हो गई। शी लुओ ने जब नानगोंग मेंग को हाथ बढ़ाते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह बोलने ही वाला था कि नानगोंग मेंग उसके सामने बोल पड़ा, बकवास बंद करो, चलो मिलकर इस शैतान को पहले मार डालें। शी लुओ ने जब यह सुना तो वह तुरंत खुश हो गया। ठीक है मिंग मिंग, हम एक दिल वाले जोड़े हैं। अगर 2 लोग एक ही सोच के हों तो वे किसी भी चीज को काट सकते हैं। हाहा। जैसे ही उसने कहा, उसका शरीर हुन यू की ओर तेजी से बढ़ा। नानगोंग मेंग अवाक रह गया। ली किंगशुई ने तुरंत ही यंग लॉन के साथ भी युद्ध में प्रवेश किया और फिर केवल मोके और म्यू जुन ही बचे। लाओ इसे! मू जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आप चाहें। मोके के शरीर में शैतानी ऊर्जा तुरंत ही विस्फोटक रूप से फूट पड़ी। हालांकि ठीक इसी क्षण बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर म्यू जुन और मोके की निगाहों के सामने नर्क के देवता का भाला गायब हो गया। उसी समय छाया में छिपी हुई बैंगनी मिंक ने नीचे के देवता का भाला पकड़ रखा था जो उससे कई गुना बड़ा था। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद यांग ये के दिमाग में पहला विचार आया, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं।
दूसरी ओर जियो युक्सी के मुंह के कोने फड़कने से नहीं बच सके। अध्याय 327 फिर से मरना। बैंगनी मिंक ने अपने छोटे छोटे पंजों में अत्यंत लंबा नेदर गॉड का भाला पकड़ रखा था, और जब उनके आकार की तुलना की गई तो यह हास्यास्पद प्रतीत हुआ। उसने यांग यी को देने से पहले उसे थोड़ा सा देखा और फिर एक बेहद शानदार मुस्कान बिखेरी। जाहिर है, उसे लगा कि उनके पास एक और खजाना है। यांग यी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। दरअसल, उसे नेदर गॉड के भाले में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसने तलवार का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा, यह अभी एक गर्म आलू की तरह था। जो कोई भी इसे अपने पास रखता, उसे मौके के 3 लोगों के समूह के उन्मत्त हमलों का सामना करना पड़ता। उसका लक्ष्य 9वां नर्क कोल्ड गेल था और उसने कभी भी नेदर गॉड के भाले को अपने पास रखने की कोई इच्छा नहीं जगाई थी। इसके अलावा, वह 9वां नर्क कोल्ड गेल प्राप्त करने से पहले बहुत सारे दुर्जय दुश्मनों को नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि, चूंकि उसने इसे अब प्राप्त किया था, इसलिए उसे इसे मुफ्त में सौंपना निश्चित रूप से असंभव था। बैंगनी मिंक ने स्पष्ट रूप से यह नहीं देखा कि उसकी हरकतें क्या दर्शाती हैं। इस समय, उसने यांग यी को नर्क के भगवान का भाला दिया जैसे कि वह उसे कोई खजाना दे रही हो, और उसका गोल चेहरा एक खुश मुस्कान से ढका हुआ था। जियाओ युक्सी की आंखों के कोने झपकने से नहीं बच पाए जब उसने देखा कि बैंगनी मिंक इतना बेफिक्र लग रहा है। नेदर गॉड का भाला वाकई एक अच्छा खजाना है, लेकिन क्या आप इसे ऐसे ही नहीं छीन सकते? अब, वे सभी जो मूल रूप से तीव्र युद्ध में थे, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया है और अब हमारी ओर देख रहे हैं। जियो युक्सी ने बैंगनी मिंक पर नजर डाली और फिर उसने यांग ये पर नजर डाली, इससे पहले कि उसका बायां हाथ धीरे धीरे उसकी कृपाण की मूठ पर चला जाता। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखकर मुस्कुराया, इससे पहले कि वह अपने हाथ में नेदर गॉड का भाला पकड़े। एक पल में, भाले के भीतर से एक अजीब ऊर्जा की किरण निकली और उसके शरीर और चेतना के सागर पर हमला किया। यांग ये ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि उसकी तलवार की मंशा बाहर निकल आए और उसने तुरंत उस ऊर्जा की किरण को दबा दिया। जैसे ही उसने अपने हाथ में नेदर गॉड का भाला पकड़ा, यांग ये की आकृति चमक उठी और मोके और अन्य लोगों के सामने आ गई। ऐसा नहीं था कि वह भागना नहीं चाहता था, लेकिन उनके लिए अभी भागना असंभव था। क्योंकि म्यूजुन, मोके और अन्य लोगों ने उसके समूह को घेर लिया था। अगर वे अब भागने की कोशिश करते, तो उन्हें प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट के सबसे बेहतरीन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के संयुक्त हमले का सामना करना पड़ता। यद्यपि यांग यी को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह उन सभी से अकेले लड़ने में सक्षम नहीं था। इस बीच, हल्की खुशबू की एक लहर ने उसकी नाक पर हमला किया। यांग ये ने तेजी से अपना सिर उसके स्रोत की ओर घुमाया और देखा कि शियाओ युक्सी उसके बगल में प्रकट हुई थी। यह देखकर यांग ये का दिल गर्म हो गया और उसने कहा, धन्यवाद। जियाओ युक्सी ने यांग ये की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यांग ये को देखते ही मोके की भौहें तन गईं और उसकी आंखों में एक घना उलझन भरा भाव उभर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा डैंटियन वाकई ठीक है। हुनयू की भौहें भी कसकर एक दूसरे से जुड़ गईं। जाहिर है, हुनयू भी यह समझने में असमर्थ था कि यांग ये का डैंटियन वास्तव में कैसे ठीक हो सकता है। आखिरकार, डैंटियन प्रोफोमेटर्स की नींव थी और यह उनके भीतर सबसे कमजोर और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। अगर इसे नष्ट कर दिया जाता, तो यह किसी के शरीर में सभी मेरिडियन को तोड़ने से भी ज्यादा गंभीर होता। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई खजाना नहीं है जो डैंटियन को ठीक कर सके। क्या मुझे अभी भी एक तथ्य को सत्यापित करने की आवश्यकता है जो आपकी आंखों के ठीक सामने है? यांग ये ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने नेदर गॉड के भाले को घुमाया और कहा, मोके, तुम्हें यह भाला चाहिए। क्या तुम दूसरी बार मरना चाहते हो? मोके की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह धीमी आवाज में बोला, तुम क्यों नहीं आते और इसे आजमाते हो? यांग ये की भौहें उठते हुए उसने कहा। मोके ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कस ली। जब वह हमला करने वाला था, तभी म्यूजुन ने अचानक यांग ये को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम भविष्य के तलवार सम्राट हो या नहीं, शैतान क्षेत्र के अगले शैतान भगवान का सामना करने की हिम्मत ही तुम्हारे लिए पूरे महाद्वीप में गर्व से आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। तुमने मेरे बारे में सुना है? यांग ये ने मुजुन को देखते हुए पूछा। क्वासी स्वॉर्ड सम्राट के बारे में किसने नहीं सुना है? मुजुन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। यांग ये ने अचानक पूछा, तुम्हें यह भाला भी चाहिए? म्यूजुन दंग रह गया और फिर वह जोर से हंसा और बोला, दिलचस्प। ठीक है, चलो खुलकर बात करते हैं। मुझे अपनी शर्तें बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो? यांग ये ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। नेदर गॉड का भाला एक गर्म आलू की तरह था और यह उसके लिए भी किसी काम का नहीं था। अगर वह अपने लिए उपयोगी कुछ खजाने प्राप्त करने में सक्षम था और इस गर्म आलू को फेंक सकता था, तो यह स्वाभाविक रूप से इससे बेहतर नहीं हो सकता था। इस बीच, ली किंगशुई ने अचानक कहा, यांग ये, अगर मैं तुम होते, तो मैं नर्क के भगवान के भाले को सौंपने की पहल करता। तुम्हें इस बारे में सोचना होगा कि क्या तुम्हारे पास हमारे साथ सौदेबाजी करने की योग्यता है। क्या मैं तुमसे मोल तोल कर रहा हूं?
यांग ये ने ली किंगशुई को देखा और कहा, कृपया अपनी घमंडी हरकतों से दूर हो जाओ, ठीक है। जहां तक इस बात का सवाल है कि मेरे पास योग्यताएं हैं या नहीं, मैं वास्तव में नहीं जानता। किसी भी मामले में मुझे बस इतना पता है कि अगर मैं तैयार हूं, तो यह भाला किसी भी समय मोके के हाथों में आ जाएगा। तुम क्या सोचते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो? ली किंगशुई का चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आकृति चमक उठी, और वह बिजली की तरह यांग ये की ओर बढ़ा। हालांकि ठीक इसी समय ठंडी रोशनी की एक किरण चमकी और ली किंगशुई तुरंत वहीं लौट आया जहां वह पहले खड़ा था। उसके बाद उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने शियाओ यूशी की ओर देखा, जिसे उसने अब तक अनदेखा किया था, और पूछा, तुम कौन हो? मोके और अन्य लोगों ने देखा था कि शियाओ युक्सी कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी वे चौंक गए जब उन्होंने देखा कि उसने एक ही हमले में ली किंगशुई को पीछे धकेल दिया। तलवार साधकों के अलावा इस दुनिया में सबसे भयानक और निपटने में मुश्किल से निपटने वाले कृपाण साधक थे। म्यू जुन ने उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, जियो युक्सी? जियो युक्सी ने उसकी ओर देखा और फिर यांग ये के पीछे जाकर खड़ी हो गई। यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने म्यू जून और बाकी लोगों की तरफ देखा। अब क्या हम अपनी चर्चा शुरू कर सकते हैं? मुझे पता है कि हम दोनों ही आपके किसी भी समूह का विरोध करने में असमर्थ हैं। हालांकि मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप में से किसी ने भी हमला करने की हिम्मत की, तो यह भला दूसरे समूह के हाथों में पड़ जाएगा। म्यू जुन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया जब उसने कहा, यांग ये, तुम एक इंसान हो? क्या ऐसा है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। लेकिन ऐसा लगता है कि जो लोग मुझे मारना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर इंसान हैं। मेरी राय में मानव जाति और दूसरी जाति में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ दोस्त और दुश्मन होते हैं, और मैं किसी को भी मार डालूंगा जो मुझे ठेस पहुंचाएगा। चाहे वह इंसानी जाति का हो, शैतानी जाति का हो, अधोलोक जाति का हो या दानव जाति का हो, यह सब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जब उन्होंने यांग ये सुना, मोके और अन्य लोगों ने तुरंत उसकी ओर देखा, और फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। दूसरी ओर म्यू जून और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े भद्दे हो गए। अगर यांग ये, नहीं, ज्यादा सटीक रूप से कहें तो अगर जियाओ युक्सी उनके पक्ष में खड़ी होती, तो उनकी सेना निश्चित रूप से मोके के समूह से बेहतर होती। हालांकि वह सिर्फ यांग ये के पक्ष में खड़ी थी, जिसे नस्ल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यांग ये उनसे जबरन वसूली करना चाहता था और उनके पास उसे ऐसा करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास एक शारीरिक शोधन तकनीक है। इस बीच मोके ने अचानक कहा, यह एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग रैंक तकनीक है। मैं भाले के बदले में आपको यह साधना तकनीक प्रदान करने को तैयार हूं। आप क्या सोचते हैं? निम्न श्रेणी का स्वर्ग रैंक? यांग ये को तुरंत दिलचस्पी हो गई। भले ही उसका भौतिक शरीर अत्यंत दुर्जेय था, लेकिन मोके और राक्षस जाति की तुलना में यह बहुत हीन था। इसका मुख्य कारण यह था कि उसके पास अच्छी साधना तकनीक नहीं थी, अन्यथा उसका भौतिक शरीर निश्चित रूप से अभी की तुलना में कहीं अधिक दुर्जेय होता। म्यू जून को तुरंत चिंता हुई जब उसने देखा कि यांग यी की दिलचस्पी है, और फिर उसने अपनी हथेली को पलटने में संकोच नहीं किया। उसके हाथों में एक सुनहरी तलवार की छाती दिखाई दी, इससे पहले कि वह कहता, इस तलवार की छाती को अनंत कहा जाता है, और इसमें 108 उच्च श्रेणी की पृथ्वी रैंक की तलवारें थीं। इसके अलावा हर एक तलवार पर एक ताबीज अंकित है जो उसकी ताकत बढ़ाता है। आप एक तलवार साधक हैं, इसलिए यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो आपकी ताकत निश्चित रूप से कुछ स्तरों तक बढ़ जाएगी। यांग ये की आंखें तुरंत चमक उठी जब उसने सोने की तलवार की छाती देखी। भले ही उसके शरीर में 36 गहन रैंक की तलवारें छोटे भंवर द्वारा पृथ्वी रैंक की तलवारों में बदल दी गई थीं, लेकिन वह जानता था कि यह व्यवहारिक रूप से उनकी सीमा थी। आखिरकार उन 36 तलवारों की गुणवत्ता एक निश्चित स्तर पर आ गई थी। इसके अलावा पृथ्वी रैंक की तलवारें अब उसके लिए वास्तव में मददगार नहीं थीं, और केवल स्वर्ग रैंक की तलवारें ही ऐसी तलवार संरचना बना सकती थी जो इन राक्षसी प्रतिभाओं के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम थी। यांग ये ने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आप दोनों को इस भाले के मूल्य के बारे में पता होना चाहिए। क्या यह केवल इतना ही मूल्यवान है? इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप दोनों अधिक ईमानदार हो सकते हैं। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, अन्यथा हम केवल अलग हो सकते हैं। भले ही यह भाला वास्तव में मेरे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन यह उपहार के रूप में बुरा नहीं होगा। यांग ये सुनते ही उनके मुंह के कोने फड़क उठे। एक उपहार? क्या आप भी तैयार होंगे? मैं और 100,000 ऊर्जा पत्थर जोड़ूंगा। म्यू जून ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरी सीमा है। यदि आप अभी भी असंतुष्ट हैं, तो भाला मोके को दे दें। हालांकि मैं गारंटी देता हूं कि भले ही आप उस शरीर शोधन तकनीक को प्राप्त कर लें, आपको इसे विकसित करने का मौका नहीं मिलेगा। भले ही आपके पास जियो युक्सी का संरक्षण हो। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, और मैं केवल एक तथ्य के बारे में बोल रहा हूं। यह कोई धमकी नहीं है। यांग ये ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है, मुझे धमकी से नफरत है, लेकिन मैं इस बार अपवाद कर सकता हूं। जब वह यहां तक बोला, तो उसने बैंगनी मिंक की ओर देखा और कहा,
मुझे पता है कि मैं भला चाहे किसी को भी दूं, दूसरा समूह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैंने एक तरीका सोचा है। यह तरीका है कि तुम दोनों मुझे वे चीजें दे दो इससे पहले कि मैं भला वापस रखूं, और फिर तुम खुद उसके लिए लड़ सकते हो। ठीक है। क्या तुम सोचते हो कि हम बेवकूफ हैं? म्यू जुन का चेहरा उतर गया और उसने कहा, अब मुझे समझ में आया कि इतने सारे लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं। तो तुम वाकई इसके लायक हो। लेकिन अब तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है ना? यांग ये ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम सच में इतने आश्वस्त हो? म्यू जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक भयावह और ठंडी चमक के साथ टिमटिमा उठी। मैं आपकी इस पद्धति से सहमत हूं। इस बीच मोके ने अचानक कहा, इसे जहां रखा था वहीं रख दो और गांटी दो कि तुम्हारे कंधे पर बैठा वह छोटा सा आदमी कुछ नहीं करेगा, ठीक है? बैंगनी मिंग ने पलकें झपकाईं और फिर उसने मोके की ओर लहराने के इरादे से अपना पंजा उठाया। यांग ये ने जल्दी से उस छोटे से साथी को गले लगा लिया क्योंकि यह मनमाने ढंग से काम करने का समय नहीं था। आखिरकार उन्हें मनमाने ढंग से काम करने से पहले कम से कम लाभ तो उठाना चाहिए। जब उसने मोके की आवाज सुनी तो मूक जुन ने पहली बार बैंगनी रंग के मिंग की ओर देखा और फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर बाद उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने कहा, एक स्थानिक मिंग, तुमने अभी ही ध्यान दिया। यांग ये मुस्कुराया और कहा, तो तुम्हारा क्या? क्या तुम सहमत हो? अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं अभी मोके को स्पा दे दूंगा और तुम भविष्य में इस भाले की ताकत का स्वाद चख सकोगे। म्यू जून ने थोड़ी देर तक बैंगनी मिंग को देखा, फिर उसने गहरी सांस ली और फिर सोने की तलवार की छाती और एक स्थानिक अंगूठी उसके हाथ के एक झटके से यांग ये की ओर उड़ गई। अगर स्थानिक मिंग यहाँ नहीं होता तो वह स्वाभाविक रूप से कोई समझौता नहीं करता क्योंकि वह उसे बलपूर्वक जब्त कर सकता था। हालांकि स्थानिक मिंग की उपस्थिति में उसे बलपूर्वक लेने की कोशिश करना व्यवहारिक रूप से एक बकवास मजाक था। मोके ने भी अपना हाथ घुमाया और एक काला स्क्रॉल यांग ये की ओर उड़ गया। यांग ये ने इन खजानों को पाकर ठहाका लगाया और फिर नर्क के देवता का भाला उसके हाथ के एक झटके से पत्थर के ताबूत पर वापस चला गया। हालांकि ठीक इसी समय हरे रंग की रोशनी की एक किरण अचानक चमक उठी और यह बिजली के एक बोल्ट की तरह थी जो यांगे पर तुरंत और हिंसक रूप से गिर गई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में जीवित होगे। कितना आश्चर्य की बात है। हालांकि जब ऐसा है तो मैं तुम्हें फिर से मरवा दूंगा। यहाँ हरी बत्ती चमकने के बाद मोकिंग्यू की आवाज भी तुरंत यहाँ दिखाई दी। अध्याय 328 नौवीं नरक की ठंडी आंधी प्रकट होती है। यांग यी की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं जब उसने यह आवाज सुनी और उसकी आंखों की गहराई में एक भयानक हत्या की मंशा दिखाई दी। उसका अंगूठा थोड़ा सा हिला और फिर बैंगनी तलवार की एक लठ हिंसक रूप से बाहर निकली और प्रकाश की उस किरण से टकरा गई। टकराना, दोनों एक साथ गायब हो गए। उसके बाद मोकिंग्यू के सामने प्रकाश की एक हरी किरण चमकी और वह यांग ये के सामने प्रकट हुई। मोकिंग्यू ने हल्के से चिल्लाया क्योंकि उसने देखा कि यांग ये के हमले से उसका हमला ध्वस्त हो गया, और फिर उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी जब उसने कहा, आपकी ताकत में सुधार हुआ है। यांग ये ने कुछ नहीं कहा। उसने अचानक अपने दाहिने पैर से जमीन पर जोर से ठोकर मारी और उसका शरीर एक काली किरण में बदल गया जो हवा में घूमती हुई मोकिंग्यू की ओर तेजी से चली। वह भूला नहीं था कि जब उसके डेंटियन में कुछ गड़बड़ हुई थी तो उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। अब जब वे एक बार फिर मिले तो उसने उसे मारने का इरादा किया, भले ही वह उसे मारना न चाहती हो। इसलिए इस समय शब्द पूरी तरह से अर्थहीन थे और केवल एक ही शब्द का कोई महत्व था। वह था मारना शब्द। मोकिंग्यू का चेहरा अचानक उदास हो गया जब उसने देखा कि यांग ये ने वास्तव में उस पर हमला करने की हिम्मत की है, और फिर उसने अपनी हथेली खोली। एक पल में उसकी हथेली में एक हरे रंग की तलवार दिखाई दी और उसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसकी आकृति हवा की तरह चमक उठी और यांग ये की ओर विस्फोटक रूप से गोली चलाते हुए एक तार की तरह छवियां छोड़ गईं। जब उन्होंने यांग ये और मोकिंग्यू को युद्ध में उतरते देखा तो मोके और म्यू जून दोनों के समूहों ने एक साथ ही नेदर गॉड के भाले के लिए लड़ना बंद कर दिया था, क्योंकि दो दुर्जय तलवार साधकों के बीच लड़ाई बेहद दुर्लभ थी। बेशक उन्होंने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे एक दूसरे को कुछ भी करने में असमर्थ थे। दूसरी ओर यांग ये, मोकिंग्यू और शियाओ युक्सी यहाँ चर थे, क्योंकि जो भी पक्ष यांग ये या मोकिंग्यू की मदद प्राप्त करता वह दूसरे पक्ष को मजबूती से दबा सकता था। जब उसने मोकिंग्यू को बिजली की तरह उड़ते हुए देखा तो उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। यांग ये के शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उसके हाथ में तलवार में पागलों की तरह उमड़ पड़ी और फिर उसने तेजी से उसे ऊपर से नीचे गिरा दिया। इस बार उसने खुद को नहीं रोका। जब उसकी चरम छठी स्तर की वध तलवार की मंशा उसके भौतिक शरीर की ताकत के साथ जुड़ गई तो जहां भी उसकी तलवार गुजरी अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया और हवा के फटने की असंख्य आवाजें पटाखों की तरह लगातार गूंजने लगीं। इसके अलावा जिन परिस्थितियों में यांग ये ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे थे, उनके वध तलवार इरादे ने पहली बार अपना भयानक और बर्बर पक्ष प्रकट किया था।
उनकी तलवार की मंशा मोकिंग्यू के संपर्क में भी नहीं आई थी जब एक भयानक शक्ति जो असीम हत्या की मंशा रखती थी मोकिंग्यू के सामने पहले ही आ पहुंची। इस शक्ति के भीतर असीम हत्या की मंशा ऐसी लग रही थी मानो वह सभी जीवित प्राणियों को मिटा देना चाहती हो और इसने दूसरों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। आसपास के लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये की तलवार की मंशा वास्तव में वध तलवार की मंशा होगी। इसके अलावा यह छठे स्तर पर भी पहुंच गई थी। छठे स्तर की वध तलवार की मंशा पहले से ही उनके लिए खतरा बनने में सक्षम थी। म्यू जून पहले तो दंग रह गया, फिर उसने हल्के से हंसते हुए कहा, यह वास्तव में स्लॉटर स्वॉर्ड इंटेंट है और यह छठे स्तर पर भी है। हाहा, कितना दिलचस्प है। मोके ने यांग ये को उदासीनता से देखा और फिर अपनी नजरें हटा लीं और फिर उसकी नजर बैंगनी मिंक पर पड़ी। उसकी राय में यांग ये चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, यांग ये उस छोटे से साथी की बराबरी नहीं कर सकता। मोकिंग्यू ने पहली बार थोड़ा गंभीर भाव प्रकट किया। उसे समझ में आ गया कि उसने अपने सामने खड़े इस तलवार साधक को कम आंका था। लेकिन तो क्या कोई मेरे सामने खुद को तलवार सम्राट कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मोकिंग्यू का बायां हाथ थोड़ा हिला, उसके हाथ में एक और हरी तलवार दिखाई दी और फिर उसने अचानक अपने हाथों को एक साथ दबाया जिससे तलवारें एक हो गईं। उसके बाद वह हल्के से चिल्लाई और उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और यांगे पर जोर से वार किया। जैसे ही उनकी तलवारें आपस में टकराईं, यहाँ गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसी समय जिस जगह वे खड़े थे वह जमीन तुरंत एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो गई। इसके अलावा उनकी तलवार की मंशा नियंत्रण से बाहर हो गई थी और आसपास के इलाकों में फैल गई थी। कुछ ही समय में उनके आसपास के 300 मीटर के क्षेत्र में जमीन घने और अथाह निशानों से ढक गई थी। दूसरी ओर मोकिंग्यू और यांग ये एक दूसरे से टकराते ही अलग हो गए थे। इस समय भले ही यांग ये की आंखें लाल थीं, लेकिन उसका दिमाग बहुत साफ था और मोकिंग्यू को देखते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया था, क्योंकि उसकी पृथ्वी रैंक की तलवार पहले से ही टकराव के दौरान पाउडर में बदल गई थी। इसके अलावा उसकी 7वीं स्तर की तलवार की मंशा सर्वव्यापी थी और उसके शरीर पर निशानों का घना विस्तार छोड़ गई थी। मोकिंग्यू की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। भले ही उसने यांग ये की तलवार को नष्ट कर दिया था, लेकिन वह अपने हाथ में स्वर्ग रैंक की तलवार पर भरोसा करके ऐसा करने में सफल रही थी। दूसरी ओर उसने देखा कि अगर यह तलवार के इरादे के संदर्भ में था, तो भले ही यांग ये की तलवार का इरादा केवल छठे स्तर पर था, यह वास्तव में उसके 7वें स्तर के तलवार के इरादे से बिल्कुल भी कम नहीं था और यहाँ तक उसके तलवार के इरादे को दबाने के हल्के संकेत भी दिखाए। इसने उसके पास यांग ये का पुनर्मूल्यांकन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने देखा कि जब इस समय यांग ये की ताकत की तुलना उनकी पहली मुलाकात के दौरान की गई थी, तो यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई की तरह थी। लेकिन तो क्या, मोकिंग्यू ने उसे दाईं ओर घुमाया और फिर हरी तलवार तुरंत उसके हाथ से गायब हो गई। उसके बाद उसने अपनी हथेलियों को हवा में एक साथ दबाया और फिर उन्हें अलग कर दिया और फिर वहां एक हरी ऊर्जा तलवार दिखाई दी। हरी ऊर्जा तलवार ऐसी लग रही थी मानो वह भौतिक हो और वह उसकी हथेलियों के बीच एक दृश्यमान गति से घूमने लगी। यह दृश्य देखकर शियाओ युक्सी के हाव भाव अचानक बदल गए। सावधान, यह तत्काल मृत्यु तलवार है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शियाओ युक्सी ने अचानक अपने बाएं हाथ की पकड़ अपनी कृपाण पर कस ली, जबकि उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। हालांकि उसने कोई हरकत नहीं की, क्योंकि अगर वह कोई हरकत करती और तलवार साधकों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करती, तो यह दोनों तलवार साधकों का अपमान होता। बैंगनी मिंग ने पलकें झपकाईं और फिर उसके छोटे पंजे पर बैंगनी चमक चमक उठी। हालांकि उसने भी कोई कदम नहीं उठाया। वह स्वाभाविक रूप से नहीं रुकी थी क्योंकि वह यांग ये और मोकिंग्यू का अपमान करने से डरती थी। वह इसलिए नहीं रुकी क्योंकि उसे लगा कि यांग ये अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। बस इतना ही। उल्लेखनीय बात यह थी कि मोके और म्यू जून के समूहों की पलकें झपक गई थी जब उन्होंने बैंगनी मिंग के पंजे पर बैंगनी रोशनी चमकती देखी, क्योंकि वे इस छोटे से साथी से बेहद डरे हुए थे। आखिरकार जब तक वे सेना में शामिल नहीं हो जाते तब तक उनके लिए छोटे साथी को घायल करना असंभव था। यांग ये ने जब हरी ऊर्जा तलवार में निहित भयानक ऊर्जा को महसूस किया तो उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपनी ताकत को छिपाने की भी हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और स्पष्टता की स्थिति में प्रवेश किया। दुनिया की हर एक तकनीक में कोई न कोई खामी होती है और उसके सामने मौजूद इंस्टेंट डेथ स्वॉर्ड में भी स्वाभाविक रूप से खामी थी। जब तक उसमें कोई खामी थी तब तक वह अपनी तलवार के एक ही वार से उसे नष्ट कर सकता था। प्रबुद्ध तलवार हृदय के स्वामी होने का यही मतलब था। उसकी 7वीं लेवल की तलवार की मंशा के संवर्धन के तहत हरी ऊर्जा तलवार की ताकत और भी भयानक लग रही थी और यह इतनी गति से घूम रही थी कि अब नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। मोकिंग्यू के आसपास की जमीन ऊर्जा पत्थर में निहित भयानक शक्ति को सहन करने में असमर्थ लग रही थी और वास्तव में इंच दर इंच टूटने लगी थी। हालांकि यांग ये की आंखें थोड़ी बंद थीं, जबकि उसकी सांस और अभिव्यक्ति शांत थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने यह नहीं देखा था कि हरी ऊर्जा वाली तलवार कितनी भयानक थी। हर कोई अपनी सांस रोककर इस हमले के आने का इंतजार कर रहा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। टकराना। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर अचानक जमीन पर लगभग 300 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी दरार खुल गई और फिर हर कोई आश्चर्य से देखता रहा कि दरार के भीतर से एक बहुत बड़ा बवंडर कैसे निकल आया। बवंडर बहुत तेज था और यह तुरंत जमीन से उठकर दूर चला गया। बवंडर बहुत भयानक था। इसकी ऊंचाई करीब 300 मीटर थी। यह जहां से भी गुजरा वहां गंदगी फैला दी और ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। यहां मौजूद हर किसी के हाव भाव तुरंत बदल गए, खास तौर पर मोकिंग्यू और यांग ये। जब वह बवंडर आया तो उसके हाथ में मौजूद हरी ऊर्जा वाली तलवार तुरंत रुक गई और फिर मोकिंग्यू ने तेजी से मुड़कर उस भयानक और विशाल बवंडर को देखा। दूसरी ओर यांगे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और वे उत्साह और खुशी से भर गए, क्योंकि यह 9वीं नरक की ठंडी आंधी थी। हालांकि यांगे हैरान था क्योंकि इसे बहुत गहरे भूमिगत होना चाहिए था। यह अचानक सतह पर क्यों आ गया? यांगे के पास सोचने का समय नहीं था। उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा तुरंत पागलों की तरह उमड़ने लगी। हालांकि उसने कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वह ऐसा करने में पूरी तरह से असमर्थ था। आखिरकार उसके भौतिक शरीर की तो बात ही छोड़िए, मौके का भौतिक शरीर भी उस भयानक विशाल बवंडर से टुकड़ों में बिखर जाएगा। यहाँ हर कोई बवंडर से स्तब्ध था। वह क्या है? मौके ने बवंडर को देखकर पूछा। म्यू जुन की भौहें सिकुड़ गईं और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। देखा, यांगे के पास से अचानक जियाओ यूशी ने धीरे से कहा। 9वें नरक की ठंडी आंधी ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम अपनी मौजूदा ताकत से विरोध कर सको। इसे वश में करना तो दूर की बात है, इसके करीब पहुंचना भी तुम्हारे लिए असंभव है। यांग ये जोर से हंसा। वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था जब उसने आसपास के इलाकों में तूफान को देखा। इसकी ताकत वाकई बहुत भयानक थी। उसके जैसे छोटे राजा दायरे के प्रख्यात व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक एक आत्मा दायरे के प्रख्यात व्यक्ति या एग्जॉर्ड दायरे के प्रख्यात व्यक्ति भी उस तूफान का विरोध करने में असमर्थ होंगे। हालांकि वह वास्तव में इस तरह से हार मानने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि अगर वह इसे प्राप्त करने में सक्षम था तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी और भविष्य में जब वह फ्लावर पैलेस जैसे विशालकाय का सामना करेगा तो वह और भी अधिक आश्वस्त होगा। ठीक इसी समय विशाल बवंडर अचानक घूमकर भूमिगत हो गया और एक पल में गायब हो गया। ठीक जब हर कोई हतप्रभ था, मोकिंग्यू जो अब तक चुप थी, अचानक एक हरे रंग की छाया में बदल गई जो विस्फोटक रूप से भूमिगत हो गई और उसकी गति इतनी तेज थी कि यह आश्चर्यजनक था। वह क्या कर रही है? यांगे ने धीमी आवाज में पूछा। जियाओ युक्सी ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, उसका उद्देश्य 9वां नरक ठंडा तूफान भी हो सकता है। क्योंकि अगर वह जिसने पवन इरादे को समझ लिया है उसे वश में कर सकती है, तो वह उस बाघ की तरह होगी जिसे पंख मिल गए हैं। उसकी ताकत निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। यांगे ने एक पल के लिए चुपचाप सोचा और फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर बैंगनी मिंट को सिर हिलाया। बाद में उसके इरादे समझ गए और उसके कंधे पर झपटा। यांगे मुस्कुराया और फिर उसकी आकृति चमक उठी और वह भी भूमिगत चमक गया। अंत में वह 9वें नरक की ठंडी आंधी को ऐसे ही नहीं छोड़ सका। यहाँ तक अगर वह हार मानने वाला भी था तो वह ऐसा तभी करेगा जब वह कोशिश करेगा और 9वीं नरक की ठंडी आंधी को वश में करने में अपनी असमर्थता की पुष्टि करेगा। जियो युक्सी ने यांगे की आकृति को घूर कर देखा जो जमीन में दरार में गिर गई थी और फिर उसकी आकृति चमक उठी और उसके पीछे चली गई। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।